ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम 101 एक परीक्षा। नए कैडेट्स का चेहरा तुरंत बदल गया क्योंकि उनकी इंद्रियां शक्तिशाली रूप से भड़क उठीं और उन्हें सूचित किया कि क्या हो रहा था, और वे सभी इसे महसूस कर रहे थे, मृत्यु की निश्चित संभावना। लेकिन भले ही वे जानते थे कि बचने की संभावना शून्य के करीब थी, उनका शरीर स्वचालित रूप से पीछे की ओर खिसक गया, जिससे अंतरिक्ष के चारों ओर हवा का थोड़ा सा विरूपण हुआ क्योंकि वे सभी उस स्थान से लगभग 10 मीटर पीछे हट गए जहां वे पहले खड़े थे। जेरस ने विशाल हथेली के प्रेत को देखा जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था, और उसकी वर्दी तेजी से उड़ गई, लेकिन वह जहां खड़ा था वहां से 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी भावनाहीन आंख प्रेत को देख रही थी जिसमें एक भी लहर नहीं थी। बूम! हथेली जेरस पर पूरी ताकत से गिरी और पीछे के कैडेट्स की ओर बढ़ती रही। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन 5 सेकंड के बाद भी उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए उनके सामने एक युवक था जो अपने कपड़े ठीक कर रहा था, जबकि अधिकारी स्पार्टनबर्ग कैडेट को उत्सुकता से देख रहा था। जैसा मैंने सोचा था, जेरास ने अपने खुरदुरे कपड़ों को सीधा करते हुए सोचा और फिर आखिरकार अधिकारी स्पार्टनबर्ग को देखा। वह 1 इंच भी क्यों नहीं हिला या थोड़ी सी भी घबराहट क्यों नहीं दिखाए, क्योंकि जेरास जानता था कि यह सब झूठ था। जब अधिकारी स्पार्टनबर्ग की आभा बदली तो ऐसा लगा कि वह उन्हें मारने जा रहा है, जो उसने किया भी था, लेकिन वह जानता था कि भले ही उसकी आभा वास्तव में भड़की हुई थी और यह भयावह थी, हत्या करने की एक भी रत्ती की मंशा मौजूद नहीं थी। ये सिर्फ अधिकारी स्पार्टनबर्ग की आभा थी। दूसरी बात, हथेली के प्रेत को देखते हुए, जबकि यह वास्तव में शक्तिशाली और भयावह दिखाई दे रहा था, जेरास ने तुरंत पहचान लिया कि यह सिर्फ मन का एक साधारण विस्फोट था। उस हथेली के प्रेत में कोई शारीरिक शक्ति नहीं थी। इसे तुरंत पहचानना मुश्किल होता, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो वास्तव में ऐसा कोई कारण नहीं था कि अधिकारी स्पार्टनबर्ग उन्हें मारना चाहेगा। इसके अलावा, भले ही वह वास्तव में ऐसा करना चाहता हो, लेकिन इतना हंगामा करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि वह ये बेस में है। कॉस्मिक रैंक स्टेज पर साधना के साथ उसके हाथों की एक छोटी सी झिलमिलाहट से उनकी सारी आंतें विपरीत दीवार में जा सकती थीं। इस तरह के विशालकाय ताड़ के प्रेत को भेजना एक परमाणु हथियार से तिलचिट्टे को मारने जैसा था, पूरी तरह से अनुचित। इसलिए वह पहले से ही जानता था कि यह सिर्फ एक दिखावा था। ताली, 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 ताली। जैसा कि स्पार्टनबर्ग से उम्मीद थी, आपने वास्तव में उनकी आत्माओं को उनके शरीर से दूर भेज दिया। एक आवाज़ गूंजी जब अधिकारी स्पार्टनबर्ग के पीछे का दरवाज़ा, जिसे वह पहले खोलने की कोशिश कर रहा था, अचानक खुल गया और एक अधेड़ उम्र का आदमी उसमें से बाहर निकला। याए की वर्दी पहने अधेड़ उम्र का आदमी, गहरे रंग का, खास तौर पर लंबे चेहरे और दुबले शरीर वाला, लगातार ताली बजाता रहा और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कैडेट्स के समूह को देखता रहा। मुझे उम्मीद है कि मैंने अधिकारी अरोयो को निराश नहीं किया, अधिकारी स्पार्टनबर्ग ने कहा और अपनी फैली हुई हथेली को नीचे रखा और अपने बगल में खड़े आदमी को देखा। NOWELL-BE-IN.C ओम। ओह, तुमने बहुत अच्छा किया, स्पार्टन, और लगता है कि सभी बाधाओं के बावजूद वास्तव में केवल एक ही है जो परीक्षा पास करने में सफल रहा, अरोयो ने कहा। जब उसने जेरास की ओर सीधे देखा, उसकी आंखें उत्सुकता से उसे देख रही थीं क्योंकि उसने जेरास में सब कुछ देखा, उसकी हृदय गति, उसके संवेदी बाल और उसकी नाड़ी, और उन पर एक भी लहर नहीं देखी। ये लड़का एक अलग ब्रांड है, मौत के डर का एक भी संकेत नहीं। तुम सब अब वापस खड़े हो सकते हो युवा, ये सिर्फ एक साधारण परीक्षा थी, अरोयो ने कहा जब उसने नए कैडेटों के समूह को देखा जिन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और शर्मिंदगी में जल्दी से खड़े हो गए। अगर आप डर गए हैं तो मुझे बहुत खेद है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें पैराट्रूपर डिवीजन के एक नए इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट छात्र की आवश्यकता है। आप में से लगभग 15 लोग हैं, लेकिन हमें केवल एक की आवश्यकता थी, जो सबसे बहादुर, शांत, एक अच्छा विचारक और विश्लेषक हो। हमने ये चुनने के लिए एक परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया कि आप में से कौन उस योग्य है, और यही परीक्षा थी। और ऐसा लगता है कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति भी है जो इसे पास करने में कामयाब रहा। तो आप सभी अपने उचित डिवीजन में जा सकते हैं और अपना मिशन शुरू कर सकते हैं। देरी के लिए खेद है, और यह भी ध्यान रखें, जब तक आप बेस में हैं तब तक कोई अलार्म नहीं होगा, इसलिए आप सभी निश्चिंत रह सकते हैं। ऑफिसर स्पार्टनबर्ग ने धीरे धीरे शेष कैडेटों को जगह से बाहर निकाल दिया और केवल जेरास और ऑफिसर अरोयो को छोड़ दिया। ये युवा, जेरास सेलेस्ट्रिया ऑफिसर से मिल चुका है। जेरास ने ऑफिसर अरोयो को सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा, आह, इतनी अधिक औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, आइए चलो मिशन पर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दुनिया का सारा समय नहीं है। अरोयो ने जेरा के कंधे पर हाथ रखा और उसे दरवाजे की ओर खींच लिया। जेरास ने उस जगह में प्रवेश किया, एक बड़ा गोल हॉल जिसके ठीक बीच में एक बहुत बड़ी मेज थी, जहां 4 EIA अधिकारी इकट्ठे हुए देखे जा सकते थे क्योंकि उनकी आंखें पूरी तरह से एक बड़ी मेज पर एक छवि को देखने में लगी हुई थीं।
अरे दोस्तों, मुझे अभी अभी हमारे पायलट के बारे में पता चला। बढ़िया है, अरोयो ने जेरास को समूह की ओर आगे धकेलते हुए कहा, जो सभी ने उसे ऊपर की भौहों से देखा। शुभ दिन अधिकारी, जेरास ने कहा। वह कुछ देर के लिए हैरान होकर खड़ा रहा, फिर जल्दी से अपना सम्मान व्यक्त किया। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो, लड़के? अधिकारियों में से एक की गहरी आवाज सुनाई दी। एक आदमी, 2 मीटर लंबा, बहुत ही मांसल और दाढ़ी वाला। वह इस सवाल का जवाब कैसे दे सकता था? कौन मरने के लिए तैयार है? अरे शांत रहो, हेलो। छोटे आदमी को डराना बंद करो, एक अन्य अधिकारी ने कहा। यह एक दुबला पतला और चेहरे पर चश्मा पहने हुए था। चूंकि तुमने लड़के को ढूंढ लिया है तो उसे लेकर आओ। चलो योजना पर काम शुरू करते हैं। एक पुरुष अधिकारी, जिसने अपनी बाईं आंख को ढकने वाले एक आंख वाले मास्क से उसे इशारा करते हुए कहा कि वह उसके पास आ जाए। जेरस उस आदमी के पास पहुंचा। उसने भी मेज पर छवि को देखा और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। एक उन्नत टेक्नो बीटा ग्रेड मानचित्र टुकड़ा। जेरस के सामने की मेज को मेज नहीं कहा जा सकता था। इसके बजाय यह एक नीला होलोग्राफिक था जिसमें विभिन्न छवियों को दर्शाया गया था, जिसमें यह बेस था जहां वे वर्तमान में दिखाए गए थे, जबकि ग्रह हम्बर्ट के अन्य विभिन्न क्षेत्रों को इसमें देखा जा सकता था। यह एक उन्नत ग्रह स्तर का मानचित्र था जो पूरे ग्रह के पूरे क्षेत्र को दिखा सकता था। लेकिन ये बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था। इस तकनीक के बारे में चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरे ग्रह के भीतर हर एक जीवित इकाई पर नज़र रखता है, उन्हें छोटे बिंदुओं में दर्शाता है। इस तकनीक के साथ पूरे हम्बन ग्रह में हर विशेष क्षेत्र में मौजूद हर जीवित चीज़ की स्वचालित संख्या पर नज़र रखी जा सकती है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि यह उपकरण क्या है, बच्चे। अधिकारी एम्माउस, एक चश्मा पहने हुए आदमी ने उससे कहा जब उसने मानचित्र पर दर्शाए गए यह बेस क्षेत्र पर टैप किया, जिससे ये तेजी से टेबल पर फैल गया। ये वह जगह है जहां हम हैं, अधिकारी एम्माउस ने उससे कहा जब जेरास ने दिखाए गए क्षेत्र को देखा जहां 5 छोटे नीले बिंदु देखे जा सकते थे। तो ये हम हैं, जेरास ने स्तब्ध होकर कहा। इस उपकरण के साथ हर चीज़ और किसी भी चीज़ का पूर्ण स्थान यह को पूरी तरह से पता चल जाएगा और छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है। चूंकि आप देख सकते हैं कि यह टुकड़ा सच है, तो चलिए असली काम पर आते हैं। 102 मुख्य पैराट्रूपर डिवीजन में शामिल होना। चूंकि आप पहचान सकते हैं कि यह उपकरण असली है, तो चलिए मुख्य मिशन पर चलते हैं। अधिकारी एम्मॉस ने उनके स्थान को दर्शाने वाली डॉट छवियों को स्वाइप करते हुए कहा, क्योंकि उन्होंने यह बेस के पीछे पूरी केंद्रीय छवि पर टैप किया था। ये हुम्बन चैसम है, अधिकारी अरोयो ने कहा, जब उन्होंने लाल और गहरे रंग के मिश्रण में चित्रित बड़े गोलाकार क्षेत्र की ओर इशारा किया, जबकि 2 अलग अलग बिंदुओं को अंतरिक्ष में अनियमित रूप से चलते देखा जा सकता था। यह असली युद्ध का मैदान है। ये वह जगह है जहां वर्तमान युद्ध चल रहा है। वे नीले बटन यह अधिकारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि वे लाल वाले हुम्बन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जेरास ने समझ में सिर हिलाया, लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे थोड़ा भ्रमित कर दिया। NO12BJAN.C लेकिन नीले बटन लाल डॉट से ज़्यादा संख्या में हैं, जिसका मतलब है कि हम यह एलियन समूह से ज़्यादा संख्या में हैं। लड़ाई अभी तक क्यों खत्म नहीं हुई है? इस संख्या के साथ यह एक लंबे समय से समाप्त युद्ध होना चाहिए था। तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, बच्चे। सच है, हम संख्या में हम्बन से ज़्यादा हैं। अरे सिर्फ हम अकेले ही हम्बन को खत्म कर देंगे, मजबूत अधिकारी हिलो ने कहा, और उसने जेरा के कंधे को इतनी जोर से दबाया कि उसका घुटना थोड़ा मुड़ गया। लेकिन हम नहीं कर सकते, अधिकारी अरोयो ने बीच में कहा। जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, यह मिशन अमेजोनियन राजकुमारी को बचाने के लिए है। जबकि यह बताया गया था कि अमेजोनियन राजकुमारी अभी भी इस ग्रह पर है। हम्बन ने इसे अस्वीकार कर दिया है। तो चलो बस बलपूर्वक अपना रास्ता बनाते हैं और जांच करते हैं कि क्या ये सच है। अगर ऐसा नहीं है तो राजकुमारी वास्तव में इस ग्रह पर नहीं है। फिर हम माफ़ी मांगेंगे और चले जाएंगे, जेरास ने कहा। चूंकि संदेह ये है कि राजकुमारी यहाँ है या नहीं, क्यों न बस इसकी जांच की जाए, और अगर यह सच है तो वे बस चले जाएंगे। तुम बिल्कुल हेलो की तरह हो। तुम दोनों बिल्कुल क्रूर हो, दिमाग से ज़्यादा मांसपेशियों पर भरोसा करते हो, अधिकारी पिराड ने आंख का मुखौटा पहने हुए कहा। उसने अपने माथे को छूते हुए स्पष्ट रूप से इस बात से निराश था कि वे मामले को थोड़ा भी समझ पाने में असमर्थ थे। अरे हम में समझ की कमी नहीं है, बस इतना है कि तुम्हारे विपरीत हम असली मर्द हैं, अधिकारी हिलो ने तुरंत जवाब दिया, और उसने जेरा के कंधे को एक बार फिर से जकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे जेरा के पैर पागल शारीरिक बल के कारण कंपन करने लगे। जबकि यह एक व्यवहार्य विकल्प है, यह असंभव है, जेरास। हमारे अंदर घुसने से हम यूनिवर्सल प्लैनेटरी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए हम्बन ग्रह के गोपनीयता नियम का उल्लंघन करेंगे। बलपूर्वक बल प्रयोग से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमारे पास एक विकल्प बचा है, अधिकारी पिराड ने कहा। नियम का उल्लंघन किए बिना राजकुमारी के यहाँ होने की पुष्टि करना।
जबकि जीन ट्रैकर राजकुमारी के यहाँ होने की पुष्टि करता है। ये यूनिवर्सल प्लैनेटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। अभी युद्ध सिर्फ एक छोटी सी जांच है, समय खरीदने और हम्बन को चौकन्ना करने के लिए। आप इसे इस तरह ले सकते हैं कि हम अपनी राजकुमारी को खोने का गुस्सा उन पर निकाल रहे हैं, लेकिन हकीकत में युद्ध सिर्फ एक झूठ है। असली मिशन युद्ध की अराजकता का इस्तेमाल करके हुम्बन ग्रह के इस खास क्षेत्र में घुसना है जहां सबसे ज्यादा संभावना है कि राजकुमारी को रखा गया है। अधिकारी ज्यूरिन, एक हल्के रंग का पुरुष अधिकारी जो टी शर्ट और EIA ट्राउजर वर्दी पहने हुए था, ने कहा कि उसने अपनी तरफ से एक छवि खींची और उसे जेरास की ओर भेजा। जेरास ने टेबल पर छवि को देखा और उसने देखा कि हुम्बन चैसम नामक जगह के ठीक बाद जहां युद्ध हो रहा था, वहां एक बड़ी जगह थी जहां अलग अलग आदिम संरचनाएं देखी जा सकती थीं, लेकिन संरचना के अंत में एक विशाल संरचना देखी जा सकती थी जो दूसरों की तुलना में बहुत बड़ी थी। वह बड़ी संरचना हुम्बन टॉवर है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अगर राजकुमारी को कहीं रखा जाना है तो वह सिर्फ वही जगह हो सकती है। लेकिन क्या आपने उस जगह की जांच की है? जेरास ने पूछा। नहीं, हमने नहीं की, अधिकारी एम्मॉस ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। क्या? क्यों? क्योंकि हम पूरे ग्रह की सबसे महत्वपूर्ण संरचना में जाकर यह नहीं पूछ सकते कि कृपया हम अंदर जा सकते हैं। लेकिन यही सबसे संभावित जगह है जहां राजकुमारी छिपी हुई है। जेरास ने बहुत उलझन में उत्तर दिया। शायद किसी भी तरह की घुसपैठ की कार्रवाई करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जगह वही है। अगर हम अभी वहां जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो हम्बन यूनिवर्सल प्लैनेटरी ऑर्गेनाइजेशन को इसकी सूचना देंगे और हमें इस मुद्दे को भूल जाने का आदेश दिया जा सकता है। इसलिए हमें ये पुष्टि करने के लिए खुफिया जानकारी की ज़रूरत है कि राजकुमारी वास्तव में वहां है। इस तरह जो भी जोखिम आएगा वह इसके लायक होगा। ठीक है सर, तो चलिए जांच करते हैं, जेरास ने सलाह दी। हम पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं। न्यू कैडेट्स इंटरडायमेंशनल डिवीजनों की टोही टीम को भेजा गया है। उन्हें बस ये जांचना है कि क्या कुछ अजीब या असामान्य चल रहा है। आप पूछना चाहेंगे कि हमें न्यू कैडेट्स को इतना महत्वपूर्ण काम करने की अनुमति क्यों देनी पड़ी? इसकी वजह यह है, अधिकारी इम्मास ने हुम्बन बस्ती से ठीक पहले एक होलोग्राफिक छवि पर क्लिक करते हुए कहा। वहां एक दीवार देखी जा सकती थी जिसमें से एक बहुत बड़ा नोजल निकल रहा था। यह लगभग एक अंतरिक्ष यान के प्लाज्मा नोजल जैसा था, सिवाय इसके कि यह आदिम दिखने वाला था। उस चीज़ को एनर्जी रैंक नूजल डिटेक्टर कहा जाता है, लेकिन हम इसे किल द स्ट्रॉन्ग वेपन कहना पसंद करते हैं। यह एक प्रभावशाली उपकरण है जो तुरंत एक शक्तिशाली मैना ब्लास्ट जारी करता है। ये किसी भी अजीब आभा का पता लगाता है, सिवाय एक हम्बन के जिसकी खेती स्टार रैंक स्टेज से ऊपर है। इसने हमें टॉवर की जांच करने के लिए हवाई टोही दल भेजने में असमर्थ बना दिया था। लेकिन अब जब नए कैडेट यहाँ हैं तो हम उन्हें सुरक्षित रूप से टॉवर की जांच करने के लिए भेज सकते हैं और वे आर्टिफैक्ट द्वारा देखे नहीं जाएंगे। इसलिए अब तक इसमें देरी हुई है। हमें बस हवाई टोही दल की इमेजरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का इंतजार करना है जो भेजी जाएगी। अधिकारी अरोयो ने बीच में टोका, जिससे जेरास ने समझ में सिर हिलाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6 घंटे बाद हमें रिपोर्ट भेज दी गई है। अधिकारी अरोयो की आवाज़ गूंजी जब 6 लोगों का समूह टेबल पर इकट्ठा हुआ, जेरास शामिल है। ये तस्वीरें हैं। जेरास ने जब तस्वीर को गौर से देखा तो मेज पर अलग अलग तस्वीरें दिखाई दीं। ये दांतेदार ओब्सीडियन गहरे रंग की चट्टानों से बनी एक बहुत बड़ी मीनार की तस्वीर थी। मीनार के चारों ओर हर मोड़ पर हुम्बन के समूह मीनार पर सतर्कता से गश्त करते देखे जा सकते थे। कुछ अजीब है, अधिकारी स्पार्टनबर्ग ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। हाँ, नियमित रूप से मीनार पर गश्त करने वाले गार्डों की संख्या लगभग 10 है और वे हमेशा बहुत ढीले रहते हैं। लेकिन अब 50 से अधिक गार्ड गश्त कर रहे हैं और शिफ्ट ले रहे हैं। ये देखना बहुत अजीब है कि उन्होंने अचानक अपनी सुरक्षा कैसे कड़ी कर दी है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि वे मीनार में कुछ छिपा रहे हैं और अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वे इस समय छिपा रहे हैं। अधिकारी अरोयो ने संदेह से कहा। तो ये राजकुमारी है, अधिकारी पिराड ने आश्वस्त करते हुए कहा। अच्छा, अगर तस्वीर सच है तो मीनार वास्तव में सबसे बड़ा संदिग्ध क्षेत्र है। लेकिन अगर छवि में छेड़छाड़ की गई और हम टॉवर में फंस गए तो हम इस मिशन में विफल हो जाएंगे, अधिकारी स्पार्टनबर्ग ने कहा। यह सच है, जेरास ने अचानक कहा, जिससे अन्य लोगों की भौहें तन गईं। ओह, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अधिकारी एम्मॉस ने उत्सुकता से पूछा। कैडेटों के किस समूह ने छवि ली? जेरास ने अधिकारी एम्मॉस से पूछा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह न्यू कैडेट्स एरियल टोही डिवीजन के समूह ही का है। तो ये सच है, जेरास ने और भी आश्वस्त होकर कहा। वह जानता था कि एनरिकॉट समूह ही का हिस्सा था और यहाँ तक कि उनका कप्तान भी था। सबसे अधिक संभावना है कि उसने ही ये तस्वीरें ली थीं। जेरास को इस बात पर संदेह नहीं था कि एनरिकॉट की खुफिया जानकारी से समझौता नहीं किया जा सकता। ये वह जानता था जब तक वह उसे जानता था।
तुम्हारी बात सही है, कोई रास्ता नहीं है कि युवा लड़के छवियों में छेड़छाड़ कर सकें। इसलिए ये कम से कम 70% सच होना चाहिए। हम अभी भी उस प्रतिशत पर दांव लगा सकते हैं, अधिकारी अरोयो ने कहा। अब जब हम जानते हैं कि टॉवर वह जगह है जहां राजकुमारी को रखा गया है, अब घुसपैठ की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हम आखिरकार 100 जोड़ अध्यायों तक पहुंच गए हैं, सटीक रूप से 102। इसके बाद मेरे दिमाग की कोशिकाएं काफ़ी हद तक खत्म हो गई हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर कोई मुझे मेरे मस्तिष्क की कोशिकाओं को फिर से जीवंत करने के लिए प्रेरणा कैप्सूल दे। हाँ, बस मजाक कर रहा हूँ। 103 संकट का मार्ग। एक सफ़ेद रंग का अंतरिक्ष यान बादलों के बीच छिपकर हवा में उड़ रहा था और तेजी से आगे बढ़ रहा था, उन सभी को उड़ाकर गैस वाष्प की बौछार कर रहा था। फिर भी अपनी तेज गति के बावजूद यह बादलों के बीच खुद को छिपाने में सक्षम था, जिससे यह एक मृगतृष्णा की तरह लग रहा था। अंतरिक्ष यान की नियंत्रण सीट पर ज़ेरस मुख्य नियंत्रण अनुभाग में बैठ गया और उसने रडार को देखते हुए बार बार अलग अलग बटनों पर टैप किया, जहां क्षेत्र का पूरा नक्शा देखा जा सकता था और उसका अंतरिक्ष यान यात्रा भी दिखाई दे रहा था। हम हम्बन चैसम के करीब पहुंच रहे हैं। अगर हम मैक 4 की गति से चलते रहे तो लगभग 2 घंटे 20 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे, ज़ेरस ने खुद से कहा, लेकिन उसके पीछे से एक आवाज़ गूंजी। अच्छा, हम बहुत तेज़ी से करीब पहुंच रहे हैं, अधिकारी हिलो ने पीछे से उससे कहा, जहां 4 अन्य अधिकारी दिखाई दे रहे थे। हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम हम्बन चैसम से गुजरते हैं तो मान लीजिए कि हम युद्ध में जाने से बच गए या किसी भटके हुए हमले से उड़ गए और सुरक्षित रूप से उसके पीछे पहुंच गए, तो क्या हम सिर्फ किल द स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट द्वारा बंद नहीं हो जाएंगे? ज़ेरास ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। यह ऑपरेशन में एक बड़ी बाधा उस आर्टिफैक्ट और इसकी मजबूत आभा को महसूस करने और उन्हें अलग करने की क्षमता के कारण थी। अगर वे हम्बन चैसम से गुजरते हैं तो उन्हें अंत में आर्टिफैक्ट का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ हमले में खोजे जाने या पूरी तरह से मारे जाने की बात पक्की थी। ठीक है, हमने आपको हम्बन चैसम के करीब पहुंचने के बाद बताने का फैसला किया है, लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो चलिए इसे खत्म करते हैं, अधिकारी एममॉस ने कहा। क्लियर पाथ होलोग्राफिक मैप इमेज को सक्रिय करें। ज़ेरास के सामने रडार बदल गया क्योंकि इसने अचानक समूह के ऊपर हवा में प्रकाश की किरण छोड़ी, जिस पर छवि 10 गुना अधिक अच्छी तरह से प्रक्षेपित हो गई। छवि पर 3 रास्ते चिन्हित थे, नक्शे के नीचे एक क्षेत्र जो ईआईए बेस कहता है। ज़ेरास अनुमान लगा सकता था कि यह वह क्षेत्र था जहां ईआईए बसा था और जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी। नक्शे के मध्य में 2 लंबी दांतेदार रेखाएं उस पर चलती हैं, जिस पर टैग द हम्बन चैसम स्पष्ट रूप से अंकित है। संभवतः यहीं पर वर्तमान में युद्ध चल रहा था। चैसम के बाद हम्बन बस्ती थी जिसमें हम्बन टॉवर की पहचान की गई थी। ये हम्बन टॉवर है जहां हम जा रहे हैं। ये वह अंतरिक्ष यान है जो तेजी से हम्बन चैसम के करीब आ रहा है। अगर हम हम्बन चैसम से गुजरे तो हम उस कलाकृति द्वारा गोली मार दिए जाएंगे। दोपहर के 2:29। लेकिन यहाँ देखिए, हम्बन चैसम के बाईं और दूर छोर पर। अधिकारी एम्माउस ने उसे नक्शे पर एक विशेष स्थान दिखाया। ये हम्बन चैसम के बिल्कुल अंत में था और इसे गहरे रंग की स्याही से दर्शाया गया था और लेबल किया गया था द मेलोवेलेंसी। मेलोवेलेंसी लेबल वाली जगह। ज़ेरास ने उस क्षेत्र को देखते हुए आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, हम भी लंबे समय से जानते थे कि आर्टिफैक्ट से गुजरना एक बड़ी समस्या है। इसलिए हमने आर्टिफैक्ट के हमले की सीमा से बाहर एक जगह की तलाश करने की कोशिश की और आखिरकार हमें वह मिल ही गई। यह एक छोटा रास्ता है हम्बन चैसम और मेलोवेलेंसी के बीच में, अधिकारी एम्माउस ने समझाया। वह रास्ता आर्टिफैक्ट की पहुंच से बाहर है। अगर हम रास्ते से गुजरते हैं तो अतिरिक्त मीलों के कारण हम्बन बस्ती तक पहुंचने में अधिक समय लगेगा। हम आर्टिफैक्ट द्वारा उड़ाए जाने से सुरक्षित रूप से बच सकेंगे, अधिकारी अरोयो ने बीच में टोका। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम्बन इस रास्ते के बारे में जानते हैं। मुझे यकीन है कि अगर उन्हें ये पता होता तो वे सफलतापूर्वक सीमा का विस्तार कर लेते, ज़ेरास ने कहा। वास्तव में उन्हें नहीं पता, उन्हें बस यह विश्वास था कि आर्टिफैक्ट की सीमा सभी क्षेत्रों को कवर करती है और मालोवेलेंस सागर बाकी को कवर करता है। आर्टिफैक्ट की सीमा को मालोवेलेंस सागर तक बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अधिकारी एम्मॉस। क्यों? ज़ेरास ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि मालोवेलेंस सागर सिर्फ एक और किल द स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट है, अधिकारी एम्मॉस ने उत्तर दिया। मेलवोलेंसी अपने नाम की तरह ही है, एक मेलवोलेंसी, अधिकारी अरोयो ने कहा, उसकी आवाज़ में सावधानी स्पष्ट और स्पष्ट थी। मेलवोलेंसी में घसीटा गया कुछ भी कभी भी दिन की रोशनी नहीं देख सकता, यहाँ तक कि ग्रह के प्राकृतिक निवासी हम्बन भी उस आदेश से बच नहीं सकते, अधिकारी इम्मास ने कहा कि उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मेलवोलेंसी में क्या है? ज़ेरास ने सावधानी से पूछा। यह एबिसल प्राणियों का घर है। यह एक समुद्र है, लेकिन मछलियों की जगह एबिसल प्राणियों से भरा हुआ है। शक्तिशाली काले जानवर जिनका एक ही लक्ष्य है,
किसी भी अजनबी को देखते ही मार डालो, अधिकारी एम्मॉस ने लगातार सिर हिलाते हुए कहा। और वे बहुत शक्तिशाली हैं, अधिकारी हिलो ने कहा। एक बार कहा गया था कि पीक कॉस्मिक रैंक स्टेज के समान रैंक का एक एबिसल प्राणी पहले भी एक बार समुद्र से बाहर गोता लगा चुका है, अधिकारी एम्मॉस ने कहा। एक पीक कॉस्मिक रैंक स्टेज विशेषज्ञ। ये सुनकर ज़ेरास चौंककर चिल्लाया। पीक कॉस्मिक रैंक, ये गैलेक्सी रैंक स्टेज तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक और माइनर लेवल था। पृथ्वी पर परम शिखर साधना चरण। ऐसा प्राणी समुद्र में रहता है। अगर आपको लगता है कि यह चौंकाने वाला है, तो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हम ठीक से नहीं जानते कि समुद्र में ऐसे कितने जानवर हैं। कौन जानता है, 1000 हो सकते हैं, सैकड़ों, लाखों। ये बहुत रहस्यमय है और यह इसके बारे में बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने की लागत लाभ से बहुत अधिक है। अन्वेषण के लिए कितने लोग खो जाएंगे जहां कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं मिलने की संभावना है। इसलिए पूरी दुनिया इस जगह को अनदेखा करती है। इसलिए यह एक विश्व निषिद्ध क्षेत्र है। सौभाग्य से यह एक समुद्र है और इसमें रहने वाले प्राणी भी समुद्री जीव हैं। वे हुम्बन बस्ती पर हमला करने के लिए समुद्र से बाहर नहीं आ सकते, इसलिए हुम्बन बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। इसके अलावा समुद्र उनसे बहुत दूर है, संपर्क या दुर्घटना असंभव है, अधिकारी इम्मास ने मुख्य नियंत्रण कक्ष से बाहर निकलते समय कहा। जान लो बच्चे, एबिसल जीव उनसे अलग किसी भी चीज़ पर हमला करते हैं जो उनसे अलग आभा बिखेरती है। और अब हम डीप चैसम और मिल्वोलेंसी के बीच के रास्ते से गुजर रहे हैं। बस प्रार्थना करें कि हम एबिसल जीवों द्वारा खोजे न जाएं या हम केवल अपनी घटिया किस्मत को कोस सकते हैं। और अधिकारी अरोयो ने अपने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि वह भी अधिकारी हिलो के साथ बाहर की ओर जा रहा था, अपनी बात पूरी किए बिना। अकेला रह गया ज़ेरास, जो अपने सामने रडा छवि को बेजान भाव से देख रहा था। वह अंतरिक्ष यान को तेजी से हम्बन चैसम के करीब आते हुए और मेलवोलेंसी के बगल में उस रास्ते पर तेजी से जाते हुए देख सकता था। एक ऐसे रास्ते के बीच से गुजरना जहां एक तरफ युद्ध लड़ा जाता है और दूसरी तरफ जहां से कोई कभी वापस नहीं लौटा है। एक बात तो पक्की थी, वे वाकई जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चल रहे थे, जहां उनकी आत्माएं लेडी लक के हाथों में लटकी हुई थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3 घंटे बाद अंतरिक्षयान आखिरकार गहरी खाई पर पहुंचा, क्योंकि ज़ेरास ने अपना रास्ता बदल दिया और रडा द्वारा बताए गए संकरे रास्ते की ओर मुड़ गया। ज़ेरास ने उस जगह के करीब आते हुए अंतरिक्षयान की गति को पूरी तरह से धीमा कर दिया। एब्सोल्यूट कंसील को सक्रिय करें, ज़ेरास ने आदेश दिया, क्योंकि अंतरिक्षयान धीरे धीरे पारदर्शी हो गया। आपने सफलतापूर्वक एब्सोल्यूट कंसील को सक्रिय कर दिया है और गति को मैक 1 से भी कम कर दिया है। अब अंतरिक्षयान को पहचानना 3 गुना मुश्किल होगा। एआई की आवाज़ ज़ेरास के धीरे धीरे बढ़ते दिल को थोड़ा शांत करने में कामयाब रही, क्योंकि सभी अधिकारी पहले से ही मुख्य नियंत्रण कक्ष में उसके पीछे इकट्ठे हो गए थे, जिससे छोटे से कमरे में थोड़ा तनाव पैदा हो गया। यहाँ कुछ नहीं होता। ज़ेरास ने अंतरिक्षयान को आगे की ओर उड़ाया, क्योंकि वे संकरे रास्ते पर पहुंचे और हम्बन चैसम के दूसरी तरफ देखा। ज़ेरा का दिल उसके पेट में गिर गया और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी जब उसने अपने बगल में समुद्र को देखा। वह दुष्ट सागर। 104 धिक्कार है किस्मत पर। दूर दूर तक फैली लहरों का एक अंधेरा घेरा, जहां तक आंखें देख सकती थीं, एक बेहद उदास आभा बिखेर रहा था, जिसने ज़ेरा के सीने में जोरदार धड़कन पैदा कर दी। मालिवोलेंसी पानी का सामान्य रंग नहीं था, नहीं, ये सबसे गहरे रंग की स्याही का रंग था, जो सामान्य पानी की तरह बहता और लहराता था। हालांकि वहां जानवर का कोई निशान नहीं था, लेकिन वह किसी अज्ञात कारण से महसूस कर सकता था, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। बस गाड़ी चलाने पर ध्यान दो, तुम सुरक्षित रहोगे, अधिकारी अरोयो की आवाज़ ने उसके धड़कते दिल को थोड़ा धीमा कर दिया, क्योंकि उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि अधिकारियों से जो कुछ भी उसने महसूस किया, उसके अनुसार उन्होंने प्रशिक्षक मोनिका की तुलना में थोड़ी कमज़ोर आभा बिखेरी, जिसका अर्थ है कि वे कम से कम कॉस्मिक स्टार रैंक के स्तर पर हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो वे कम से कम उसे मरने से बचा सकते थे। ज़ेरास ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लगातार गहरी सांसें लेते हुए, खुद को शांत करते हुए। जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, वह शांत हो गया। उसका दाहिना हाथ आगे बढ़ा और उसने कंट्रोलर को पकड़ लिया और उसे आगे की ओर धकेल दिया, जिससे अंतरिक्ष यान की गति बढ़ गई, लेकिन फिर भी वह बहुत तेज जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। हम वर्तमान में 1.5 मैक की गति से आगे बढ़ रहे हैं। रडा पर हमें दिखाई गई दूरी के अनुसार हमें वहां पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे। ज़ेरास ने अधिकारियों को शांति से सूचित किया, क्योंकि उसने पूरी तरह से उड़ान पर ध्यान केंद्रित किया और खुद को समुद्र की ओर देखने से रोक लिया। अच्छा, वह इतनी जल्दी आसानी से अपना शांत वापस पा सकता है और कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकता है। अरोयो की आवाज़ दूसरे अधिकारियों के दिमाग में गूंज उठी। यह उसकी आनुवंशिक क्षमताओं में से एक थी, टेलीपैथी। कम से कम उसकी एकाग्रता अच्छी है। इसके अलावा वह अन्य कैडेटों की तरह नहीं है, जो अत्यधिक सम्मानजनक और कठोर होते हैं।
वह सवाल पूछने से नहीं डरता और सुनना अच्छी तरह जानता है। ये कुछ अच्छे गुण हैं, अधिकारी हीलो ने कहा, उसकी आवाज़ दूसरे लोगों के दिमाग में गूंज रही थी। वह अच्छा टैलेंट मटीरियल है, अधिकारी ज़्यूरिन ने कहा, जो पूरे समूह में सबसे कम बोलता है। उसने भी पहली बार ज़ेरास की तारीफ की, लेकिन ज़ेरास को पता भी नहीं था कि वे सभी उसके पीछे कुछ चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वह पूरी तरह से अंतरिक्ष यान को चलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। 1 घंटा जल्दी ही बीत गया जब अंतरिक्ष यान ने चतुराई से खुद को छिपा लिया, बिना किसी शोर के धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। फिर भी जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे सूरज धीरे धीरे दूर होता गया और रात धीरे धीरे बढ़ती गई। ऐसा कहा जाता है कि रात में अथाह जीव सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। अधिकारी अरोयो की आवाज़ उनके दिमाग में गूंज उठी और अन्य अधिकारियों ने भी स्वीकृति की एक झलक दिखाई, क्योंकि वे ज्वार की ताकत में वृद्धि को देखते हुए मालेवोलेंट समुद्र को घूर रहे थे। ज़ेरास, गति को मैक 1 तक कम करें, अधिकारी एम्मॉस ने ज़ेरा के कंधे पर धीरे से थपथपाते हुए निर्देश दिया। हाँ, अधिकारी, ज़ेरास ने आदेश का पालन किया, लेकिन उसका दिल और भी तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि उसने ये भी देखा कि धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है। उसे पता था कि इसका समुद्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वह ज्वार की लगातार बढ़ती आवृत्ति से अवगत नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतरिक्ष यान के एकाकी रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ने के साथ 2 और घंटे तेजी से बीत गए। अंतरिक्ष यान पर मौजूद सन्नाटे को तोड़ने वाली एकमात्र चीज टकराने वाली लहरों की आवाज़ थी। 5 अधिकारियों ने खुद को स्क्रीन को कवर करने के लिए तैनात किया है, जहां से मालोवेलेंट सागर को देखा जा सकता है, जिससे ज़ेरा का दृश्य स्वतः अवरुद्ध हो गया। ज़ेरास ने भी इस क्रिया को देखा, लेकिन उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और पूरी तरह से पायलटिंग पर ध्यान केंद्रित किया, जैसा कि उसे बताया गया था। अधिकारी अरोयो की आंखें संकीर्ण हो गई थीं, क्योंकि 5 ने समुद्र के लगातार बढ़ते ज्वार को देखा जो हर मिनट के साथ गुजरता था और धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। सभी अधिकारियों की आंखें अचानक एक साथ चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्होंने अंधेरे में बहुत दूर एक हल्की चमक देखी। दूर से लहरें धीरे धीरे उठती हैं, क्योंकि बढ़ते ज्वार की आवाज़ तुरंत बढ़ जाती है। अधिकारी अरोयो ने अन्य अधिकारियों को देखा और ज़ेरास की ओर मुड़ने से पहले उन्हें सिर हिलाया और नीचे झुककर ज़ेरा के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखे। ज़ेरास, अधिकारी अरोयो ने फुसफुसाया। हाँ, अधिकारी, गति को मैक 8 तक बढ़ाएं और चुपचाप उड़ान भरने की कोशिश करने के बारे में चिंता न करें। ज़ेरास का दिल तुरंत धड़क उठा, जैसे उसके सिर की नसें फट गई हों। उसका दिल बेकाबू हो रहा था, लेकिन उसके कंधे पर टिकी 2 हथेलियों ने उसे अजीब तरह से शांत कर दिया। हाँ, अधिकारी अरोयो, ज़ेरास ने तुरंत कंट्रोलर को जितना हो सके उतना आगे धकेला, क्योंकि स्पेसशिप मैक 8 की भयानक गति पर पहुंच गया था। RIP। हवा के फटने की तेज आवाज़ पूरे मालेवोलेंट सागर में गूंज उठी, क्योंकि ध्वनि की गति एक ही विस्फोट में 8 बार टूट गई थी। परिणामी बल के कारण ज़ेरास की पीठ सीट पर जा लगी, क्योंकि कंट्रोलर को पकड़े हुए उसके हाथ लगातार कंपन कर रहे थे। इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट क्लास में अब तक की उसकी सबसे अधिक गति मैक 4 थी। अब जब उसे अचानक उस गति को दोगुना करने का आदेश दिया गया, तो उसके हाथ कांपने लगे। दूरी पर छोटी रोशनी अविश्वसनीय रूप से तेजी से बंद हो रही थी, जिससे अधिकारियों की आंखें और भी अधिक संकीर्ण हो गईं, क्योंकि उन्होंने देखा कि अलग अलग अन्य रोशनी दिखाई दे रही थीं और धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थीं। NO12BN.C पिराड, ये जांचने की कोशिश करो कि यह किस प्रकार की है। अधिकारी अरोयो ने उस अधिकारी को आदेश दिया जिसने एक आंख का मुखौटा पहना था, क्योंकि आदमी ने सिर हिलाया और धीरे धीरे अपनी आंखों का पर्दा हटाया। आंखों का पर्दा हटाते ही एक बहुत ही चमकदार बैंगनी प्रकाश दुनिया के सामने प्रकट हुआ, जो ऐसा लग रहा था जैसे कि अलग अलग तारों की छोटी छोटी किरणें उसकी पुतली में चमक रही हों। अधिकारी पिराड की आंखें दूर की रोशनियों को देख रही थीं, क्योंकि उनकी निगाहें उन पर टिकी हुई थीं। दूर का दृश्य तुरंत अधिकारी पिराड के सामने प्रकट हुआ, मानो वह उनके ठीक सामने हो, जिससे उन्हें लगभग 1000 किलोमीटर दूर की एक अत्यंत स्पष्ट छवि मिल रही थी। उनकी आंखें रोशनी पर टिकी हुई थीं, और उन्होंने एबिसल मछलियों के एक समूह को देखा, जिनमें से सबसे छोटी लगभग 2 मीटर लंबी थी। उनकी आंखें उन पर टिकी हुई थीं, क्योंकि वे समूह के ठीक पीछे सबसे चमकदार रोशनी पर केंद्रित थीं, और उन्होंने एक भालू जैसे एबिसल प्राणी को देखा। उनके शरीर ने गलती से शक्तिशाली दबाव की एक लहर उत्सर्जित की, लेकिन ज़ेरास तक पहुंचने से पहले अधिकारी हेलो की मांसपेशियों के एक हल्के कंपन के साथ इसे तुरंत रद्द कर दिया गया। अधिकारी पिराड की आंखों की चमक कम हो गई, क्योंकि उन्होंने अधिकारी अरोयो को देखने से पहले अपनी आंखों का पर्दा लगाया। सामने वाले सैकड़ों लोग छोटे मोटे हैं, लेकिन पीछे वाला बड़ा भालू पीक कॉस्मिक रैंक स्टेज पर है। अगर वह अकेला होता तो शायद थोड़ा संघर्ष करना पड़ता, लेकिन उन छोटे लोगों के साथ, और हमें नहीं पता कि वास्तव में कितने अन्य लोग आसपास हैं, इसलिए संलग्न होना बुद्धिमानी नहीं है, अधिकारी पिराड ने कहा, जब अचानक ज़ेरा की आवाज़ अंतरिक्ष यान में गूंज उठी। अधिकारियों, अगर हम मैक 8 पर चलते रहे तो हम 30 मिनट में बाहर निकल जाएंगे।
जेरास ने कहा। अच्छा, अरे, जेरास, अधिकारी अरोयो ने पुकारा। हाँ, अधिकारी। गति को मैक 10 तक बढ़ाएं। क्या? हाँ सर। जेरास ने तुरंत नियंत्रक को उच्चतम स्तर पर खींच लिया जो मैक 10 था। आमतौर पर इस प्रकार का अंतरिक्ष यान एक स्टील्थ प्रकार का होता था और वास्तव में गति के साथ यात्रा करने के लिए नहीं होता था। यही कारण था कि इसका मैक स्तर इतना कम था। 10 मील। नट। और अधिकारी। जेरा की पीठ उसकी सीट से कसकर चिपकी हुई थी और उसने अपने मुंह से शब्द निकाला। ये गायब हो गया है। अधिकारी फ्यूरिन की हैरान करने वाली आवाज़ अचानक गूंजी क्योंकि उन्होंने देखा कि रोशनी अचानक चली गई थी, जैसे कि पहले जो कुछ भी हुआ था वह सब एक मृग तृष्णा थी। ये गायब नहीं हुआ है। अधिकारी पिराट की शांत आवाज़ गूंजी। ये हमारे ठीक नीचे है। अधिकारी अरोयो ने शब्द समाप्त करते हुए जेरास की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। जेरास। हाँ, अधिकारी, प्रभाव के लिए तैयार हो जाओ। क्या? धमाका। एक विशाल पंजे जैसा हाथ मालेवोलेंट समुद्र से बाहर निकला और तेजी से अंतरिक्ष यान के पास पहुंचा। उसके हाथ तराजू से ढके हुए थे, जिनमें से प्रत्येक विनाश की एक काली विनाशकारी आभा से भरा हुआ था। पंजे ने अंतरिक्ष यान को पूरी तरह से ढक लिया, जो उससे 10 गुना बड़ा था। जैसे ही उसने आगे की ओर थप्पड़ मारा और फिर कबूम! प्रकाश की एक चमकदार चमक, एक प्रभामंडल। जेरास को लगा कि वह अपनी हर इंद्रिय से वंचित हो गया था क्योंकि दुनिया अचानक काली और सफ़ेद हो गई और उसकी चेतना तेजी से अंधेरे में डूब गई। अंतरिक्ष यान तेजी से आगे की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एक भयंकर विस्फोट हुआ क्योंकि अंतरिक्ष यान तुरंत विस्फोट हो गया और पूरी तरह से अज्ञात था कि अंदर कौन था। 105 नौवे होम। नीली रोशनी ने दुनिया को अपने आप को प्रकट किया और धीरे धीरे एक जोड़ी सुस्त दिखने वाली आंखें खुलीं। जेरस ने आकाश में छोटे चमकते सितारों को देखा। उसे लगा कि वे 2 और 3 के जोड़े में थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे एक बार फिर स्पष्ट हो गए क्योंकि उसकी चेतना धीरे धीरे अपने परिवेश के अनुरूप हो गई। वह आकाश में सितारों को देखकर चकित था, जब अचानक उसकी आंखें चौंक गईं और वह उछल पड़ा, अपने हाथों को कसकर पकड़ते हुए और आसपास के वातावरण का निरीक्षण करते हुए। ओह, तुम जाग गए हो। अधिकारी हिलो की जानी पहचानी कर्कश आवाज़ उसे सुनाई दी। जब जेरस ने पीछे मुड़कर देखा, ये देखकर कि समूह क्या कर रहा था, उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और धीरे धीरे अपनी उठी हुई मुट्ठी नीचे कर ली। 5 अधिकारियों के समूह को गोलाकार प्रारूप में व्यवस्थित पत्थरों पर बैठे देखा जा सकता था, जबकि उनके बीच में एक आग देखी जा सकती थी जहां 3 मीटर लंबी मछली भून रही थी। आओ मेरे साथ बैठो, बच्चे। अधिकारी हिलो ने उसे पुकारा जब जेरास समूह के करीब गया और बैठकर मछली को भूनते हुए देखने लगा। धन्यवाद, अधिकारी। जेरास ने ईमानदारी से सिर झुकाया। यदि कोई है जिसका तुम ऋणी हो तो वह अधिकारी हिलो है। अधिकारी अरोयो ने उससे कहा। इसे भूल जाओ बेटा, तुम्हें इस झंझट में लाने के लिए हम ही दोषी हैं। अधिकारी हिलो ने कहा और उसने एक बार फिर जेरास के कंधे पर थपथपाया। अंतरिक्ष यान कहाँ है? जेरास ने उस क्षेत्र की ओर देखते हुए पूछा क्योंकि उसने देखा कि अंतरिक्ष यान कहीं नहीं था। नष्ट हो गया क्या? जेरास सदमे में अपनी सीट से उछल पड़ा। अंतरिक्ष यान नष्ट हो गया? वे वापस कैसे आएंगे? यहाँ, ये लो। अधिकारी अरोयो ने जेरास को मछली की पूंछ का एक विशाल आधा हिस्सा दिया। NO12BN.C भले ही यह शुद्ध भुनी हुई मछली थी जिसमें एक भी मसाला नहीं था, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से जेरास के लिए यह बहुत स्वादिष्ट थी। समूह ने चुपचाप खाया और जल्दी से विशाल 3 मीटर की मछली खत्म कर दी। हालांकि यह सामान्य मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा हो सकता था। जागने वालों की भूख को केवल एक ही चीज के रूप में वर्णित किया जा सकता है, ईश्वरीय। जेरास, जब तुम बेहोश हो गए, अंतरिक्ष यान को एक एबिसल प्राणी द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया था, लेकिन हिलो ने तुम्हें दुर्घटना में मरने से बचा लिया। अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त होने का बदला लेने के लिए हम कुछ जीवों का शिकार करने में कामयाब रहे और उनमें से एक यह मध्य उल्का चरण मछली है। अधिकारी अरोयो ने समझाना शुरू किया। पहले तुम्हारे लिए मिशन बस हमें इस जगह पर उड़ाना था जिसके बाद तुम वापस आ सकते हो, लेकिन अब अंतरिक्ष यान के साथ भी तुम्हें अकेले वापस भेजना आत्महत्या होगी। अब अंतरिक्ष यान के बिना बात करना बेकार है। अधिकारी अरोयो ने उससे कहा, लेकिन जेरास चुप रहा और एक शब्द भी नहीं बोला। चूंकि तुम अब वापस नहीं जा सकते, तो हमारे पास तुम्हें मिशन पर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अधिकारी एमॉस ने बीच में कहा। लेकिन सबसे पहले, तुम स्टार रैंक स्टेज पर हो और तुम्हारे पास आनुवंशिक क्षमता होनी चाहिए। जेरास, तुम्हारी आनुवंशिक क्षमता क्या है? अधिकारी अरोयो ने गंभीरता से कहा, लेकिन जेरा के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले क्योंकि उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और समूह की आंखों के सामने यह एक सफ़ेद रंग के ब्लेड में बदल गया। पूरे समूह ने जेरास के मांस से बने सफ़ेद रंग के ब्लेड को देखकर भौहें उठाईं, लेकिन जेरास ने ऐसा नहीं किया क्योंकि माना उसके शरीर में गड़गड़ाहट कर रहा था और ब्लेड में बह रहा था, जिससे ब्लेड के चारों ओर माना का एक सफ़ेद प्रभामंडल बन गया। यह मेरी आनुवंशिक क्षमता है, जेरास ने कहा, जिससे अरोयो ने स्वीकृति की एक छोटी सी झलक दिखाई।
ज़ेरास, मुझे ब्लेड से काटने की कोशिश करो, हेलो ने अचानक कहा, जिससे ज़ेरा के चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव दिखाई दिया क्योंकि उसने हेलो को अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए देखा। मेरा मजाक मत उड़ाओ और बस करो, अधिकारी हेलो ने अपने चेहरे पर एक हल्की मजाक भरी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, इतने समय से तुम सब मुझे कमा रहे हो, लगता है अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक और दिखाऊं, कमा की गई चींटी शेर को मार सकती है। ज़ेरास ने खुद से सोचा और ब्लेड को आगे की ओर उठाया, इसकी नोक आसमान की ओर इशारा कर रही थी। ब्लेड के चारों ओर सफ़ेद प्रभामंडल अचानक सफ़ेद रोशनी की एक चमकदार चमक में फट गया क्योंकि ज़ेरास ने अपनी सारी ताकत से काटने से पहले ब्लेड में अपना सारा मन डाल दिया। RIP। हवा के दो टुकड़ों में कटने की आवाज़ गूंज उठी जब ब्लेड नीचे की ओर कटा और अधिकारी हेलो की बांह पर गिरा। मरना। ज़ेरा की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं क्योंकि वह फिसल गया था और उसने मुंह में खून भर लिया था। ज़ेरा के पूरे सिस्टम में एक भयानक कंपन हुआ क्योंकि उसका खून उसके शरीर में लुढ़क गया। हा 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 हा। रात के सन्नाटे में अधिकारी हेलो की मजाकिया हंसी गूंज उठी जबकि अन्य अधिकारियों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी। मैं कैसे? ज़ेरा ने उलझन में अधिकारी हेलो के फैले हुए हाथ को देखा क्योंकि उसने देखा कि हाथ पर केवल एक सफ़ेद रेखा दिखाई दे रही थी और फिर वह जितनी तेज़ी से दिखाई दे रही थी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से गायब हो गई। अपनी आनुवंशिक क्षमता का उपयोग करके और उसमें अपना पूरा मन डालकर उसका पूरा शक्तिशाली हमला अधिकारी हेलो की बांह पर केवल एक सफ़ेद रेखा बनाता है। इसके बजाय वह परिणामी लहर से घायल हो गया। ज़ेरस, ये पहले से ही काफ़ी प्रभावशाली है कि आप अधिकारी हेलो के हाथ पर भी एक रेखा छोड़ सकते हैं। आपकी क्षमता निस्संदेह एक प्रारंभिक उल्का रैंक चरण विशेषज्ञ की गर्दन को तुरंत अलग करने में सक्षम होगी और आप केवल प्रारंभिक स्टार रैंक चरण में हैं। आपको इसके बजाय गर्व होना चाहिए, अधिकारी अरोयो ने गंभीरता से कहा क्योंकि ज़ेरस ने अपने मुंह पर खून पोंछा और अपनी सीट पर बैठ गया। ज़ेरस, मुझे आशा है कि आप इसे समझ सकते हैं, अधिकारी अरोयो शुरू करता है लेकिन ज़ेरस तुरंत उसे रोक देता है। मैं अधिकारियों को समझता हूँ। मैं इस मिशन में भाग लेने के लिए वर्तमान में बहुत कमज़ोर हूँ। हुम्बन टॉवर के चारों ओर के हुम्बन झुंड में सबसे मजबूत होंगे। चूंकि हम एक घुसपैठ मिशन कर रहे हैं, इसलिए मेरा वहां जाना केवल मिशन को बर्बाद कर देगा। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि मिशन पूरा हो, मुझे पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए। ज़ेरस ने अपने सामने जलती हुई लौ को देखते हुए शांति से समझाया। जब अधिकारी अरोयो ने अपना सिर नीचे किया और अन्य अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा तो जगह में भयानक सन्नाटा छा गया। ईमानदारी से कहूँ तो, भले ही आपने मुझे अपने साथ आने के लिए कहा हो, हालांकि मैं अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मैं अनिच्छुक होता क्योंकि अगर मैं आपका अनुसरण करता तो मेरे मरने की बहुत अधिक संभावना होती। इसलिए मैं खुश हूं कि मैं पीछे रहूंगा। घुसपैठ और युद्ध मेरे बस की बात नहीं है। मैं एक सैनिक से ज़्यादा एक पायलट हूं। इसलिए मिशन के लिए शुभकामनाएं, अधिकारी ज़ेरास ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। बस मिशन पूरा करने के बाद मेरे लिए यहाँ वापस आना मत भूलना। मैं किसी एलियन ग्रह पर मरना नहीं चाहता, ज़ेरास ने कहा, जिससे अधिकारी हेलो जोर से हंस पड़े। मुझे तुम बहुत पसंद हो ज़ेरास, बहुत मर्दाना, वहाँ के एममॉस से अलग। चिंता मत करो, भले ही वे तुम्हें भूल जाएं, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगा, मिशन पूरा हो या न हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, अधिकारी हेलो ने कहा। उसका बड़ा हाथ ज़ेरास के कंधे पर थपथपा रहा था, हालांकि ज़ेरास हर एक थपकी के साथ खून की खांसी कर सकता था। मुझे खुशी है कि तुम समझ गए ज़ेरास, और चूंकि तुम मिशन में शामिल नहीं होना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। ये जगह हम्बन बस्ती और मालोवेलेंट सागर के बीच का वन क्षेत्र है। समुद्र के नज़दीक होने के कारण ये हम्बन के लिए भी एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसलिए तुम्हें यहाँ सुरक्षित रहना चाहिए। मिशन की अवधि सिर्फ 2 दिन या अधिकतम 4 दिन है। मैंने EIA बेस से संपर्क किया है और तुम्हारी लोकेशन तुम्हारी स्कूल वॉच के जरिए सफलतापूर्वक पता चल गई है। अगर 4 दिनों के बाद भी तुम हमें नहीं देखते, तो वे तुम्हारी वॉच को ट्रैक करेंगे और तुम्हें वापस बेस पर ले आएंगे, अधिकारी अरोयो ने कहा। हाँ सर, ज़ेरास ने सीधे खड़े होकर कहा। अच्छा, याद रखना कि जंगल को कभी मत छोड़ना। हम निश्चित रूप से 3 दिनों में आपके पास वापस आएंगे, अधिकारी एममॉस ने किनारे से कहा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अधिकारी। ज़ेरास ने सबसे नज़दीकी पेड़ पर चढ़ने और शाखाओं पर कूदने से पहले एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। तो अब हमारे लिए भी चलने का समय आ गया है, अधिकारी अरोयो ने कहा जब पांचों का समूह खड़ा हुआ और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलकर मालेवोलेंट सागर के विपरीत दिशा में चला गया। कुछ बेवकूफ़ी मत करो ज़ेरास, अधिकारी हेलो की आवाज़ दूर से गूंजी, जिससे ज़ेरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उसने अपने दोनों हथेलियों को अपने सिर के पीछे टिकाया और जिस पेड़ की शाखा पर वह लेटा हुआ था उसके आराम में डूब गया। कुछ बेवकूफ़ी करो, उसे एक राजकुमारी के लिए बेवकूफ़ी भरी मौत मरने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था।
ऐसा करने के बजाय वह पेड़ की शाखा पर आराम करते हुए और अनाथालय में सिखाए गए शराबी और गधे के गीत के बारे में सीटी बजाते हुए समय बिताता। कम से कम वह तो था, उसने जो योजना पहले बनाई थी वह विफल हो गई। अचानक उसके सामने कुछ ऐसा प्रकट हुआ जिससे वह पेड़ से नीचे गिर गया। उसके माथे की नसें उभर आईं और अविश्वास और क्रोध में उसे खून की खांसी होने लगी। ज़ेरास ने जोर से कहा, वह किसे समझाने की कोशिश कर रहा था, ये तो शैतान ही जानता है। लेकिन मुझे अधिकारियों ने जंगल न छोड़ने के लिए कहा है। ज़ेरास ने खुद से कहा, दिए गए आदेश से थोड़ा उलझन में। हाँ, बस थोड़ा सा। अरे, इस लानत के पेड़ पर रहने से उसे इतना बढ़िया इनाम नहीं मिलेगा। इसके अलावा चीज़ों के उज्ज्वल पक्ष को देखते हुए अगर वह आखिरकार EIA मिशन को हासिल करने वाला पहला नया कैडेट बन जाता है तो उसे नायक के रूप में प्रशंसा मिलेगी। दोपहर के 3:33। अरे, इस लानत के पेड़ पर रहने से उसे इतना बढ़िया इनाम नहीं मिलेगा। इसके अलावा चीज़ों के उज्ज्वल पक्ष को देखते हुए अगर वह आखिरकार EIA मिशन को हासिल करने वाला पहला नया कैडेट बन जाता है तो उसे नायक के रूप में प्रशंसा मिलेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे EIA द्वारा भारी इनाम मिलेगा। इसके अलावा उसका गर्म खून 4 दिन बिना कुछ किए पेड़ पर कैसे बिता सकता है? वह बस ऊब से मर जाएगा। ठीक है, दिए गए आदेश का पालन न करना एक बुरा विचार हो सकता है, लेकिन पुरस्कार सजा से ज्यादा हैं, इसलिए मैं ये जोखिम उठाऊंगा। ज़ेरास ने खुद से कहा, जैसे ही उसने अपनी वर्दी झाड़कर धीरे धीरे जंगल से बाहर की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन उसके कदम रुक गए और वह भौहें उठाए खड़ा रहा। रुको, मैं राजकुमारी को कैसे बचाऊं? हुम्बन टॉवर शक्तिशाली हुम्बन से भरा हुआ है जो पहरेदारों की तरह काम कर रहे हैं। वह टॉवर में कैसे प्रवेश करेगा और राजकुमारी टॉवर में कहाँ छिपी हुई है? इसके अलावा वह राजकुमारी के साथ इतनी कड़ी सुरक्षा वाले क्षेत्र में कैसे बाहर निकलेगा? चालाक प्रणाली। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझे ऐसे आकर्षक पुरस्कार दिए। आप मुझे बस मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। एक भी गलत कदम और मैं कुचलकर चूर चूर हो जाऊंगा, अपने आप ही अपनी जान गंवा दूंगा और EIA के मिशन को भी बर्बाद कर दूंगा। पूरी EIA द्वारा मुझे देशद्रोही और बुरा कैडेट करार दिया जाएगा और मेरा नाम हमेशा के लिए इतिहास के बुरे पक्षों में लिखा जाएगा। यह कोई खोज नहीं है। नहीं, यह मेरे लिए एक ही कदम में सबसे ऊंचे स्वर्ग तक चढ़ने या एक ही कदम में नरक में गिरने का एक तरीका है। असफलता और पास होने का मेरे जीवन पर अब से बहुत प्रभाव पड़ेगा। ज़ेरस ने खोज के बारे में गहराई से सोचा और उसे पता था कि यह बहुत ही आकर्षक पुरस्कारों के साथ एक चतुर सेटअप था। हम्बन टॉवर में घुसपैठ करने वाला एक स्टार रैंक स्टेज मानव मौत की सजा होता, लेकिन उसके पास बस पूर्ण रूप से मॉर्फ जीन होना चाहिए था। जीवन और कर्म, क्या यही नियति है? ज़ेरास आसमान की ओर देखकर तारों से बातें करने लगा। उसके दिमाग में जल्दी जल्दी योजनाएं बनने लगीं और उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान छा गई। पूर्ण रूप को सक्रिय करें। ज़ेरास ने अपनी आनुवंशिक क्षमता को सक्रिय किया और अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने सिर में एक छवि पर ध्यान केंद्रित किया। सार्जेंट मिलिम द्वारा उन्हें दिखाए गए वीडियो में एक मृत हुम्बन की छवि दिखाई गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हम्बन 1 के बीच में एक हुम्बन को EIA की वर्दी पहने देखा जा सकता था, जिसकी ऊंचाई ठीक 2 मीटर थी। उसके शरीर पर नीले रंग के तराजू थे, जबकि 4 मांसल भुजाएं देखी जा सकती थीं जो उसे बार बार हवा में घुमा रही थीं। ज़ेरास ने खुद को सिर हिलाते हुए उस आकृति पर नजर डाली जिसे उसने अभी अभी रूपांतरित किया था। अब जब उसने सफलतापूर्वक अपना भेष बदल लिया था और वह युद्ध में मारे गए एक यादृच्छिक हुम्बन की छवि का उपयोग कर रहा था, उसके लिए आसानी से ध्यान आकर्षित करना मुश्किल हो जाएगा। NOWELL-BEACON. ज़ेरस ने अपनी EIA वर्दी उतार दी क्योंकि वह फुटेज के जरिए अच्छी तरह से जानता था कि हुम्बन शर्ट के प्रशंसक नहीं हैं। इसके अलावा उसकी 4 भुजाएं उन्हें हास्यास्पद बना रही थीं। 4 भुजाओं को देखते हुए एक ही समय में चारों को नियंत्रित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था क्योंकि उसे 4 भुजाओं की आदत नहीं थी, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे वह बाद में सीखेगा। अब जब वह हुम्बन के रूप में प्रच्छन्न था तो वह अपनी योजना के अगले चरण पर आगे बढ़ सकता था, जो हुम्बन बस्ती में जाना और हुम्बन के रूप में जीवन का अनुभव करना था। यह एक और पागलपन भरा रोमांच होगा, ज़ेरस ने खुद से कहा। जंगल से बाहर निकलते समय उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था और कुछ ही दूरी पर वह सैकड़ों किलोमीटर दूर रोशनी देख सकता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हम्बन घर की एक छत पर 2 मानवीय छायाएं देखी जा सकती थीं। आकृतियां आसपास के अंधेरे में घुलमिल गईं क्योंकि एक काले वस्त्र ने उनके शरीर को पूरी तरह से ढक लिया था, जिससे उनका असली रूप और विशेषताएं अप्रभेद्य हो गईं। मैं ईमानदारी से सोचता हूं कि यह समय की बर्बादी है। उद्धरण चिन्ह। 2 आकृतियों में से एक बहुत कर्कश आवाज निकली जब वे दोनों दूर की ओर देख रहे थे जहां से हम्बन 1 दिखाई दे रहा था। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन अरोयो की हिम्मत कभी गलत नहीं रही। ये कुछ ऐसा है जो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं।
अगर उसे लगता कि जेरास वाकई बाकी लोगों को छोड़ देगा तो उसके सही होने की अच्छी संभावना थी। वैसे भी यह सिर्फ रात के लिए है, हम इतना समय बर्बाद कर सकते हैं। दूसरी आवाज़ ने जवाब दिया जब वे दोनों शांत हो गए और नज़र रखने लगे, जब तक कि अचानक जंगल से एक आकृति उभरी और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। जंगल में एक हम्बन। मुझे लगा कि यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। कर्कश आवाज़ तब गूंजी जब उन्होंने हम्बन को देखा जो जंगल से निकल रहा था और तेज़ी से बस्ती की ओर बढ़ रहा था। हम्बन बहुत आदिम माने जाते हैं। शायद कोई दूसरा भी खुद को बाहर निकालने जा रहा है। इससे हमारा ध्यान भंग न हो। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि अगर जेरास वास्तव में बाहर निकल गया है तो वह हमारी नज़र से बच न जाए। दूसरी आवाज़ ने कहा जब वे जंगल पर नज़र रख रहे थे, जबकि जंगल से बाहर आया हम्बन जल्दी से बस्तियों के बीच गायब हो गया। एक और जंगली रोमांच के लिए तैयार हैं? मैं भी। 107 थियो। हम्बन बस्ती एक आदिम स्थान था जिसमें पत्थरों और मिट्टी से बनी झोपड़ियों के आकार के घर थे। छत सूखी घास से बनी थी और हम्बन लोगों का जीवन सरल था। उनका मुख्य काम खेती करना और पशुपालन करना था। उनकी संख्या इतनी अधिक नहीं है क्योंकि एक हम्बन 30 साल में केवल एक ही बच्चे को जन्म दे सकता है, इसलिए हम्बन लोगों की कुल संख्या लगभग 1 अरब या उससे भी कम है। उनका केवल एक ही अंतिम नेता है जिसकी हम्बन बस्ती में हर कोई सुनता है, वे उसे महान जादूगर कहते हैं। वह हम्बन टॉवर में रहता था जो हम्बन जाति की सबसे महत्वपूर्ण संरचना है जहां पवित्र अनुष्ठान किए जाते हैं और कई पूजा कलाकृतियों का घर है। अधिकांश हम्बन लोगों का लक्ष्य हम्बन टॉवर पर पहरा देना है क्योंकि उनका मानना है कि उनके भगवान टॉवर में सोते हैं, इसलिए टॉवर के संरक्षकों का बहुत सम्मान किया जाता है। ये वह सारी जानकारी थी जो जेरास 2 दिनों तक हम्बन लोगों के साथ घुलने मिलने और इधर उधर हंसने हंसाने के बाद इकट्ठा करने में सक्षम था। हम्बन लोगों का जीवन सबसे सरल था जिसे उसने कभी देखा था। वहाँ स्कूल या प्रशिक्षण संस्थान या ऐसा कुछ भी नहीं था, वे सभी बस खेती करते थे। लेकिन भले ही वे बहुत आदिम और खानाबदोश थे, लेकिन उनमें अविश्वसनीय ताकत थी। जेरा की आंखें लगभग बाहर निकल आईं जब उसने एक 1.5 मीटर के हम्बन को देखा जो अपने से आधे आकार का एक पत्थर उठा रहा था। यहाँ तक कि उसे उस पत्थर को उठाने के लिए कुछ तनाव की आवश्यकता होगी और फिर भी वह बच्चा उसे ऐसे उठा रहा था जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। हम्बन लोगों की उम्र उनकी ऊंचाई के अनुरूप है। उदाहरण के लिए, जेरा जिस आकृति में बदल गया था वह 2 मीटर लंबी और लगभग 21 वर्ष की थी। 20 वर्ष की आयु में वे जो करते हैं वह यह है कि सुबह से शाम तक खेतों में जाते हैं और फिर हम्बन बस्ती में एक विशेष स्थान पर जाते हैं जहां पुरुष और महिला युवा हम्बन घूमते हैं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। हम्बन लोगों का एक समूह नंगे सीने देखा जा सकता था क्योंकि उन सभी के गले में एक कुदाल लटकी हुई थी और उनकी कमर में कटलेस बंधे हुए थे। पूरे समूह में लगातार हंसी और थप्पड़ गूंज रहे थे क्योंकि वे सभी खेत की ओर जा रहे थे। तो थियो, तुमने नताशा से एक बार फिर से भागने के लिए ही रास्ता नहीं चुना था, है न? 2 मीटर वाले हम्बन में से एक ने पूछा और हम्बन में से एक की गर्दन के पीछे थप्पड़ मारा, जिससे बाकी लोग एक दोस्ताना मजाक में जोर से हंसने लगे। थियो नामक हम्बन का नाम जेरास था। ऐसा लगता है कि जिसके पास पहले ये शरीर था वह बहुत डरा हुआ और शर्मीला हम्बन था जिससे दूसरे उसका मजाक उड़ाते थे। और नताशा उसकी मंगेतर लग रही थी। तुम्हें पता है, मुझे खुद को मजबूत और तेज करने के लिए बस कुछ समय चाहिए था, इसीलिए मैंने युद्ध के लिए हस्ताक्षर किए हैं। जेरास ने यथासंभव स्वाभाविक होने की कोशिश करते हुए कहा। तो तुम्हें लगता है कि अब तुम नताशा को प्रपोज कर सकते हो? हम्बन में से एक, जिसका नाम मिरो था, ने किनारे से पूछा। ओह, जेरास ने कहा, हालांकि उसे सिर्फ इस बात का अंदाजा था कि वे क्या कह रहे थे। पूरा समूह अचानक रुक गया क्योंकि वे सभी थियो को सदमे में देख रहे थे। जेरा की गर्दन के पीछे से पसीना टपक रहा था और उसका दिल इस डर से पागलों की तरह धड़क रहा था कि उसने कोई गलती कर दी है। चेहरों में क्या है? जेरास ने पूछा और उसने यथासंभव स्वाभाविक होने की कोशिश करते हुए अपनी बाहें ऊपर उठाईं। ओह, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि यह पहली बार है जब तुमने यह बात इतनी बेबाकी से जोर से कही है। युद्ध ने तुम्हें हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बदल दिया है। हम्बन में से एक, मोरी ने थियो के चेहरे को देखते हुए कहा। आमतौर पर उनके समूह में हर कोई जानता था कि थियो कौन था। वह युवक था जिसने नताशा का प्यार जीता था, लेकिन वह उसे प्रपोज करने से बहुत डरता था। हर कोई उसे लकी थियो कहता था क्योंकि वह शमन की बेटी का प्यार जीतने में कामयाब रहा था। मुझे लगता है, जेरास ने इसे अनदेखा करते हुए कहा। वैसे भी, मैं कुछ समय के लिए बस्ती से बाहर रहा हूँ। कोई मुझे बता सकता है कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ था? जेरास ने हम्बन के समूह के बीच चलते हुए पूछा। अच्छा, कुछ खास नहीं हुआ। इसके अलावा, जीरो हम्बन टॉवर के इनर गार्ड में शामिल होना चुन रहा है, मोरी ने कहा और अपनी नज़र हम्बन में से एक पर डाली जो आमतौर पर पूरी यात्रा के दौरान चुप रहता था और उसके भावशून्य भाव पर एक अहंकारी नज़र थी।
क्या? जेरास ने चौंक कर जवाब दिया क्योंकि वह ये सुनकर आश्चर्यचकित था कि ज़ीरो को हुम्बन टॉवर में इनर गार्ड के रूप में चुना गया था। हैरान है न? हम भी इसी तरह हैरान थे। ज़ीरो ने परीक्षा दी और पास हो गया। वह कल हुम्बन गार्ड असेंबली में शामिल हो जाएगा और हमें खेती करने के लिए छोड़ देगा। जोरी, लड़कों में से एक ने अपनी आवाज़ में ईर्ष्या से कहा। ये कुछ भी नहीं है। ज़ीरो की आवाज़ उन तक गूंजी, हालांकि उसकी आवाज़ में गर्व छिपा नहीं था। तो युद्ध के बारे में क्या ख्याल है, थियो? मोरी ने पूछा। बाकी लोग भी तुरंत चुप हो गए और उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। युद्ध क्रूर है। हम वर्तमान में उनके साथ गतिरोध में हैं। चूंकि मैं एक साधारण योद्धा हूं, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं गुप्त रूप से सीखता हूं। युद्ध का रहस्य, जेरास ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे सुन लेगा। ओह, यह क्या है? मोरी ने उत्सुकता से पूछा क्योंकि जेरास ने देखा कि भावशून्य ज़ीरो भी उसकी ओर देख रहा था। उन्होंने कहा कि वे अपनी अपहृत राजकुमारी को वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं जो कुछ समय पहले हुम्बन से मिलने गई थी। जेरास ने उनकी आंखों में फुसफुसाते हुए कहा क्योंकि वह उत्सुकता से उनकी प्रतिक्रिया देख रहा था। अपहरण? मोरी ने चौंकते हुए पूछा क्योंकि समूह ने भौहें सिकोड़कर उसकी ओर देखा। कुछ हफ्ते पहले एक मानव महिला वास्तव में हमारी बस्ती में आई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि डायना अपनी मानव दुनिया में एक राजकुमारी है। हुम्बन में से एक ने उससे कहा, जिससे जेरा के कान खड़े हो गए। हाँ, वह लड़की वास्तव में मजबूत है, ताकत की प्रतियोगिता में हम सभी को हराने में सक्षम है। वह एक अलग लड़की थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि बुजुर्गों ने उसका अपहरण किया या कुछ और। मोरी ने पुष्टि की। लेकिन क्या आप लोगों को यह अजीब नहीं लगता कि हुम्बन टॉवर के आसपास सुरक्षा अचानक सामान्य से ज्यादा कड़ी कर दी गई? जेरास ने उनसे फुसफुसाते हुए कहा, जितना संभव हो सके उतना स्वाभाविक लगने की कोशिश करते हुए, अधिक जानकारी प्राप्त करने का इरादा रखते हुए। हाँ, ये निश्चित रूप से अजीब है। शमन ने कहा कि यह टॉवर की अधिक सुरक्षा के लिए है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इतनी सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। टॉवर हमेशा सालों से एक जैसा ही था, बिना किसी हमले या किसी चीज़ के। वह अब सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश क्यों करेगा? हुम्बन में से एक ने भी उलझन में पूछा। बस इतना ही काफ़ी है आप सभी के लिए। ज़ीरो की ठंडी आवाज़ अचानक बगल से गूंजी। क्या आप शमन पर शक कर रहे हैं? इसके अलावा, अगर डायना को वास्तव में रोका गया था, तो एक महत्वपूर्ण कारण है और मुझे नहीं लगता कि आपको बड़ों की कार्रवाई पर सवाल उठाने का कोई अधिकार है। ज़ीरो ने अपनी आवाज़ में अधिकारपूर्ण और तिरस्कार से भरा हुआ कहा, जिससे जेरास उसके करीब जाना चाहता था और अधिक जानकारी प्राप्त करने की उसकी योजना को बर्बाद करने के लिए उसके बड़े मुंह पर जोरदार मुक्का मारना चाहता था। समूह तुरंत शांत हो गया और वे खेत की ओर बढ़ गए और अब एक शब्द भी नहीं बोले। ज़ीरो अब टॉवर पर एक गार्ड था, उसका दर्जा उनसे ऊपर था और अगर वे उसकी अवज्ञा करते तो वह उन्हें दंडित या रिपोर्ट कर सकता था, इसलिए उन्होंने सभी ने चुप रहने का विकल्प चुना। इसके बजाय वे खेत की ओर चले गए और उस जमीन के टुकड़े पर काम करना शुरू कर दिया जिस पर उन्हें खेती करने के लिए कहा गया था। समय तेजी से बीतता गया क्योंकि अंधेरा घिर आया और जल्द ही यह समय आ गया कि वे लोकप्रिय लवर्स नाइट चेस गार्डन के लिए निकल पड़े। मुझे उम्मीद है कि तुम आखिरकार इस बार नताशा को प्रपोज कर पाओगे, थियो। मोरी ने दूर से उससे चिल्लाकर कहा। क्या? मेरा मतलब है बेशक। 108 चमकता हुआ फ्लोरा। प्रेमी नाइट चेस गार्डन हुम्बन बस्ती में प्रेम का एक पवित्र स्थान था। केवल युवा वयस्क जो विवाह की परिपक्व उम्र में हैं, उन्हें इस स्थान पर जाने की अनुमति है, जिसे इस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां महिला और पुरुष हुम्बन एक दूसरे के बारे में अधिक जानते हैं। नोव एल बी JNN। इसका निर्माण वर्षों पहले इस क्षेत्र में पहले शमन द्वारा अपने प्रेमी को प्रपोज करने के इतिहास के कारण किया गया था। तब से यह उद्यान हुम्बन के लिए अधिक सार्वजनिक ध्यान का केंद्र बन गया है और यह अपनी सुंदर प्राकृतिक सेटिंग और पर्यावरण के कारण नवोदित प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है। जेरास लंबे नीले रंग के गेट से पहले पहुंचे। उन्होंने अंदर देखा और जो कुछ उन्होंने देखा उससे चौंक गए। उनके ठीक सामने एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें फूल थे जो चांदनी की कोमल चमक में बहुरंगी रोशनी से चमक रहे थे और जिनके सिरे वे देख भी नहीं सकते थे। दूर दूर तक घाटियों में धाराएं बह रही थीं, जिन पर चट्टानें पुल का काम कर रही थीं, जबकि अलग अलग नर और मादा हुम्बन हाथों में हाथ डाले हुए जगह जगह चमकती हुई हंसी के साथ घूम रहे थे। जेरास वहां आश्चर्यचकित खड़ा था क्योंकि वह धीरे धीरे पूरी तरह से उस जगह में प्रवेश कर रहा था और वास्तव में चौंक गया था। ये सबसे सुंदर वातावरण था जो उसने अपने जीवन में कभी देखा था, भले ही अभी आधी रात हो चुकी थी। बगीचा बहुत बड़ा और अंतहीन था और वह बस चलता रहा। उसका अकेला शरीर उसे हुम्बन के समूह से अलग कर रहा था जो जगह के चारों ओर दुबके हुए थे, लेकिन हर कोई अपने काम में उलझा हुआ था और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। जेरास बगीचे में चलते हुए फूलों को देखता रहा, जिनमें नसों से अलग अलग रंगों की रोशनी निकल रही थी। जेरास ने एक फूल को देखा और बगीचे के बीच में एक बेहद खूबसूरत गुलाब जैसा फूल देखा।
जैसे ही वह गुलाब की ओर बढ़ा, उसके कदम तुरंत तेज हो गए। वह अनजाने में ही उस खूबसूरत नीली गुलाबी रोशनी की वजह से उसकी ओर आकर्षित हो गया और वह गुलाब से बहुत परिचित था। गुलाब के सामने पहुंचकर ज़ेरास ने एक घुटने पर बैठकर उसे थोड़ा सा सूंघा और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसकी खुशबू बेहद खूबसूरत थी, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे खुशबू सूंघने से ही अपने भीतर शांति का एहसास होने लगा। बहुत जादुई, ज़ेरास फुसफुसाया और उसके और करीब आ गया और उसकी खुशबू में गहरी सांस ली। हमम हमम, उसके गहरी सांस लेने की आवाज़ पूरे बगीचे में गूंज रही थी, लेकिन ज़ेरास को आश्चर्य हुआ जब उसने किसी के गहरी सांस लेने की आवाज़ भी सुनी और वह उस फूल के ठीक पीछे एक आकृति को देखे बिना नहीं रह सका जिसे वह सूंघ रहा था। थियो, एक महिला की मधुर आवाज़ गूंजी। इसमें आश्चर्य स्पष्ट था क्योंकि ज़ेरास ने अपने सामने गुलाबी बालों वाली सुंदर हुम्बन महिला को देखा, जो 1.8 मीटर लंबी थी और एक शुद्ध सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थी जो उसके घुटनों तक पहुंचता था और धीरे धीरे हवा में उड़ता था। उसकी आंखें सामान्य गहरे काले रंग के बजाय हरे रंग की थीं, जबकि एक हुम्बन के लिए भी उसका चेहरा पूर्णता द्वारा खुद को तैयार किया गया था। ये निस्संदेह सबसे सुंदर हुम्बन महिला थी जिसे ज़ेरास ने कभी देखा था। नताशा, ज़ेरास ने अनजाने में पूछा और जल्दी से खड़ा हो गया। शर्मिंदगी महसूस हुई कि एक मादा हुम्बन ने उसे मादा की तरह फूल सूंघते हुए पकड़ लिया। हाँ, नताशा ने चुपचाप कहा और वह भी खड़ी हो गई। उसका गाल धीरे धीरे गुलाबी हो गया। दोनों के बीच 5 सेकंड की अजीब सी खामोशी छा गई क्योंकि ज़ेरास के पास शब्द नहीं थे। जब वह अपनी मंगेतर से मिला तो उसे क्या करना चाहिए था? अरे, उसे एक भी सुराग नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जल्दी से प्रतिक्रिया दी। ऐसा लगता है कि हम यहाँ अकेले हैं। फिर तुम मेरे साथ रहने के बारे में क्या कहती हो? ज़ेरास ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ पूछा और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। नताशा ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसने धीरे से ज़ेरा का हाथ पकड़ लिया, जो इस बात की पुष्टि थी क्योंकि दोनों फूलों की चमक से घिरे और रोशन बड़े बगीचे में अकेले चल रहे थे। जब वे इस तरह चमकते हैं तो वे बहुत सुंदर लगते हैं। ज़ेरास ने फूलों को देखते हुए कहा कि वह अभी भी जो देख रहा था उससे आश्चर्यचकित था। उन्हें चमकते हुए फ्लोरेस कहा जाता है। वे बहुत दुर्लभ हैं, इतने सारे कि आप उन्हें पूरे ग्रह में केवल इस जगह पर ही देख सकते हैं। नताशा ने उसके बगल में चुपचाप कहा। उसकी आवाज़ में फूलों के लिए उसका उत्साह मौजूद था। क्या आपको भी वे पसंद हैं? ज़ेरास ने अचानक उसकी हरी आंखों में देखते हुए पूछा। मुझे पसंद हैं, नताशा ने जवाब दिया, जिससे ज़ेरास ज़मीन पर झुक गया और उसने गुलाबों में से एक को तोड़ लिया। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा नताशा, मैंने देखा कि तुम सबसे खूबसूरत हम्बन महिला हो जिस पर मैंने कभी अपना दिल लगाया है, ज़ेरास ने कहा जब उसने उसके कोमल हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसकी हरी आंखों में देखा। लेकिन मैं ये भी नहीं देख सकता कि तुम में कुछ कमी है, ज़ेरास ने कहा, जिससे वह उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगी। ओह, वह क्या हो सकता है? तुम में कमी है? चमक, ज़ेरास ने कहा और धीरे से उसके बालों में चमकता हुआ गुलाब का फूल डाला, जिससे उसका सुंदर चेहरा गुलाब की अलग रोशनी से जगमगा उठा। मेरी आंखों में देखो, मुझे बताओ कि तुम अभी कैसी लग रही हो, ज़ेरास फुसफुसाया जब नताशा ने उसकी गहरी आंखों में देखा और अपना स्पष्ट प्रतिबिंब देखा। बहुत सुंदर, उसने फुसफुसाया। ओह, तुम सच में सोचती हो कि मैं सुंदर हूँ? ज़ेरास ने पूछा और अचानक उसके पहले गंभीर चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। क्या, मेरा मतलब तुम्हारी आंखों में मेरे प्रतिबिंब से था? अरे, सब लोग, नताशा को लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, ज़ेरास जोर से चिल्लाया, लेकिन वह तुरंत चौंक गया जब उसने महसूस किया कि उसके पीछे जमीन हिल रही है। तुम झूठे हो, रुक जाओ, नताशा तुरंत उस पर कूद पड़ी और उसके कोमल हाथ ने उसके होठों को कसकर पकड़ लिया और वे दोनों हरे फूलों पर उड़ गए। अरे, सब लोग, नताशा मुझे तुम सबको ये बताने से रोकने की कोशिश कर रही है कि वह क्या कर रही है। तुम बेशर्म हो, देखो मैं आज तुम्हें कैसे पीटता हूँ। अरे, सब लोग मदद करो, वह मुझे मारने की कोशिश कर रही है। चुप रहो। अरे, तुम, दो होम्बन, एक नर और एक मादा के बीच ज़मीनी लड़ाई बगीचे के बीच में हुई, क्योंकि मादा ने बार बार नर को पीटा जो दर्द में केवल चीख सकता था। उनकी बीच बीच में हंसी पूरे बगीचे में गूंज रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोनों के स्थान से थोड़ा दूर 3 नर होम्बन का एक समूह देखा जा सकता था जो ज़ेरास और नताशा को देख रहे थे। उनके हाथ में लाल जूस से भरा एक कप था। युद्ध से वापस आने के बाद थियो वास्तव में बहुत बदल गया है, क्या तुम लोगों को नहीं लगता? मोरी ने उन दोनों को देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लगता है कि उसने आखिरकार अपना वह हिस्सा पा लिया है जो खो गया था, वह साहसी हिस्सा। हम्बन में से एक बेरो ने पुष्टि की। युद्ध में उसके साथ वास्तव में जो भी हुआ, मैं गहराई से जानता हूं कि मैं इस प्रकार के साहसी थियो को पसंद करता हूं, और ऐसा लगता है कि यह वह हिस्सा था जिसकी नताशा भी उसमें तलाश कर रही थी।
ज़ोरो ने कहा जब वे धीरे धीरे अपना प्याला पी रहे थे और नीचे चल रही लड़ाई को देख रहे थे जो जल्द ही बंद हो गई क्योंकि दोनों लड़ाके रात के आसमान की ओर देख रहे थे, थकावट में अपने फेफड़ों से सांस ले रहे थे। 109 फ्लाइंग एन अमून। बगीचे में हवा धीरे धीरे बह रही थी और चमकता हुआ मंच धीरे धीरे ताल पर नाच रहा था। इस सब के बीच में जेरास और नताशा को देखा जा सकता था, उनकी पीठ घास पर टिकी हुई थी, एक दूसरे से आधे मीटर की दूरी पर, जबकि वे दोनों आसमान में टिमटिमाते सितारों को देख रहे थे। जेरास ने सितारों को देखा, वे पृथ्वी के सितारों से थोड़े अलग दिख रहे थे, क्योंकि पृथ्वी के सितारे आमतौर पर सफ़ेद रोशनी बिखेरते थे, लेकिन सितारे अलग अलग रंगों की रोशनी बिखेर रहे थे, जबकि हरे और नीले रंग का प्रभामंडल बादल रहित आकाश में बिखरा हुआ था। मैंने सुना है कि तुम युद्ध के लिए चले गए हो, नताशा ने अचानक उसके बगल में चुपचाप कहा और अपना चेहरा अपनी टांगों पर रख लिया, अपनी अभिव्यक्ति को छिपाने की कोशिश कर रही थी। मैं बस समझौते के लिए अपना काम कर रही थी, और शायद इससे भी ज्यादा। थियो ने रात के आसमान की ओर देखते हुए कहा। मुझे लगा कि तुम, नताशा ने कहा और उसने अपने होठों को कसकर काटा और अपनी बात पूरी नहीं की। ओह, क्या सबसे सुंदर हुम्बन मेरे बारे में चिंतित है? थियो ने चंचल स्वर में पूछा, जिससे नताशा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन जब उसने धीरे से फुसफुसाया तो उसके चेहरे पर एक कठोर भाव आ गया। मैं हूँ। जेरास ने अपने सामने खड़ी महिला को देखा, क्योंकि वह थियो नामक आकृति के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका, जिसका वह रूपांतरित हो गया था। जेरास को पता नहीं था कि उसने युद्ध में शामिल होने का फैसला क्यों किया और प्लाज्मा बीम द्वारा खुद को मार डाला। उसने जो सुना, उसके अनुसार ऐसा लगता है कि थियो वास्तव में एक शर्मीला व्यक्ति था, जो नताशा को प्रपोज करने से डरता था और बहुत डरपोक भी था, क्योंकि जेरास ने देखा कि उसके दूसरे दोस्त उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसके सिर पर थप्पड़ मारते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। जेरास को लगता है कि थियो एक ऐसा व्यक्ति था जो पहचान और आत्मविश्वास की तलाश में था, जिसने उसे युद्ध में शामिल होने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई। तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है नताशा, मैं ठीक रहूंगा चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, थियो ने कहा और अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, क्योंकि उसने देखा कि उसके चीक ऊपर क्या उड़ रहा था। यह एक विशालकाय चील जैसे पक्षी की छवि थी, जिसके पंख पूरी तरह से सुनहरे थे और जो उनसे बहुत ऊपर उड़ रहे थे और दूर तक उड़ रहे थे, लेकिन जिस चीज़ ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वह थी उसकी पीठ पर बैठे दो हुम्बन। क्या वह है? जेरास ने चौंक कर अवाक होकर पूछा। एक अमुन, नताशा ने बड़े सुनहरे रंग के पक्षी को देखते हुए कहा, उसकी आंखों में लालसा थी, जिसे जेरास ने नोटिस करना नहीं भूला। जेरास पक्षी को देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसका दिल उसके उड़ने की उम्मीद में धड़क रहा था। अंतरिक्ष यान से ज्यादा कुछ और उड़ाना, क्या अनुभव अलग होगा? क्या तुम भी इसे आजमाना चाहते हो? जेरास ने कहा और जमीन से उठकर अपने हाथ आगे बढ़ाकर नताशा को ऊपर खींच लिया। नताशा ने उसे चौंक कर देखा, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि थियो ने उससे पूछा कि क्या वह अमुन की सवारी करने जा रही है। ये जानना जरूरी था कि अमुन की सवारी सिर्फ दो साथी ही कर सकते हैं जिन्होंने अपने बीच का प्यार बहुत बढ़ा लिया हो और एक फैसला ले लिया हो। यही वह चीज़ थी जिसका वह हमेशा से इंतजार कर रही थी। लेकिन थियो ने यह देखकर एक शब्द भी नहीं कहा और नताशा जानती थी कि क्यों, वह बस ऊंचाइयों से डरता था। अब थियो को अमुन की सवारी करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए देखना एक ऐसी भावना थी जिसे वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। हाँ, नताशा ने हाथ थामते हुए कहा और वे दोनों धीरे धीरे उस दूरी की ओर बढ़े जहां चीलों का झुंड दिखाई दे रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जेरास उस जगह से पहले पहुंच गया जहां चीलें बंधी हुई थीं। चील में से एक के सामने पहुंचते हुए उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बड़े पक्षी के सिर को धीरे से रगड़ते हुए उसे छुआ। सुनहरे पंख, ये बहुत सुंदर है, जेरास ने धीरे धीरे उसकी पीठ की ओर चलते हुए खुद से कहा। अपने पैरों में थोड़ी ताकत लगाते हुए वह तेजी से उछलकर चील पर बैठ गया। उसने नताशा की ओर देखा जो नीचे से उसे चकित भाव से देख रही थी। उसने अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए और एक ही झटके में जेरास उसे चील पर खींच कर ले गया, जबकि वह चील के गले में बंधी लगाम को पकड़े हुए आगे बैठा था। उसका दिल उम्मीद से तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि जेरा पहली बार किसी पक्षी की सवारी कर रहा था। इसके अलावा यह एक पक्षी था, कोई अंतरिक्ष यान नहीं, इसलिए उसे ड्राइव के बारे में बहुत कुछ सीखना था। जैसे ही उसने महसूस किया कि नताशा ठीक से बैठ गई है, जेरास ने रस्सी को पकड़ते हुए उसकी लगाम पकड़ ली और हया! जेरास अचानक चिल्लाया, लेकिन वह तब अवाक रह गया जब उसने देखा कि चील एक इंच भी नहीं हिली। क्या हुआ? जेरास ने चील की ओर देखते हुए भौहें उठाईं और सोचा कि वह क्यों नहीं हिल रही है। या, या, या। 3 बार चीखने के बाद वह रुक गया और उसने खुद से जोर से सोचा, क्या ये चील भ्रष्ट है? हंसी। उसके पीछे से हल्की हंसी की आवाज़ गूंजी जब उसने नताशा की ओर देखा, जो अपनी हंसी को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। आह, चलो, तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो,
जेरास ने हार मान ली और पूरे स्थान पर झुनझुनी वाली हंसी गूंज उठी और जेरास ने देखा कि दूसरे चील उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह मूर्ख हो। छी, धिक्कार है चील पर। जेरास को यह भी समझ में नहीं आया कि पक्षी में पहले से ही बुद्धि कैसे थी। इसमें कहा गया था कि वे कुछ प्राचीन पक्षियों के वंशज थे, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि वह किस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ होगा और जानवर कितना बुद्धिमान होगा। 1 मिनट तक लगातार हंसने के बाद नताशा ने आखिरकार खुद को संभाला और अपना ध्यान जेरास की ओर लगाया। तुम्हें अमुन की सवारी करना किसने सिखाया? नताशा ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए कहा। ऐसा लगता है कि तुमने कभी बड़ों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। नताशा पीछे से उसके करीब झुकी और उसका हाथ उसके हाथ पर आ गया। जेरा का चेहरा तुरंत टमाटर की तरह लाल हो गया क्योंकि उसे लगा कि पीछे से एक बेहद नर्म वस्तु उसकी पीठ को छू रही है, जबकि नताशा की गर्म सांसें लगातार उसकी गर्दन को सहला रही थीं। अमुन दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी है और प्राचीन केरों का अंतिम वंशज है। तुम्हें बस संकेत देने की जरूरत है या मैं कहूं कि अपने इरादे जाहिर करने की, और वे तुम्हारा पीछा करेंगे। रस्सी को कसकर पकड़े हुए उसके हाथों को पकड़कर नताशा ने धीरे से रस्सी को पीछे खींचा और जेरास ने महसूस किया कि चील धीरे धीरे हिल रही है। चीखें। रात भर एक शक्तिशाली चीख गूंजती रही। जैसे ही चील ने तुरंत हवा में उड़ान भरी, जेरा के दिल की बात जल्द ही फूट पड़ी, क्योंकि उसने महसूस किया कि हवा उसके चेहरे पर तेजी से टकरा रही थी, जबकि नताशा ने पीछे से उसके पेट को कसकर पकड़ रखा था, उसे आराम देने के लिए उसके अंदर घुस गई। जैसे जैसे चील हवा में ऊपर और ऊपर उड़ती गई, उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़कने लगा। नीचे की जमीन तेजी से चींटियों से भी छोटी होती गई, जबकि काले और गुलाबी बाल हवा में घुल मिल गए, क्योंकि जेरास ने एक ऐसी भावना महसूस की जो उसने पहले कभी इतनी गहराई से महसूस नहीं की थी। शांति। अगर कोई उससे पूछे अंतरिक्ष यान या अमुन उड़ाना कौन सा ज्यादा यादगार था, जेरास के पास एक निश्चित उत्तर था। अमुन निश्चित रूप से बेहतर था। क्यों? क्योंकि यह ज्यादा वास्तविक लगता था। 110 शमन। लवर्स गार्डन में एक सुनहरे रंग का अमुन आसमान में उड़ रहा था। उसकी बीच बीच में चीख पूरे बगीचे में गूंज रही थी। उसके पीछे 2 आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जिन्हें देखकर दूर से देखने वाले को ऐसा लगेगा कि वे एक सियामी जुड़वां को देख रहे हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के कितने करीब थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना आसान होगा, जेरास ने नताशा की ओर एक अविश्वसनीय मुस्कान बिखेरते हुए कहा, क्योंकि उसने धीरे धीरे लगाम छोड़ दी और जेरास ने उस पर पूरा नियंत्रण कर लिया। अमुन की सवारी करने का अनुभव अंतरिक्ष यान की तुलना में बहुत अलग था। एक बात तो यह ज्यादा वास्तविक लगा, हवा का उसके चेहरे पर स्पर्श, धारा पर सरकने का एहसास। यही वह चीज थी जिसने पक्षी पर उड़ना अंतरिक्ष यान चलाने की तुलना में बहुत अलग बना दिया। लेकिन अंतरिक्ष यान की तरह ही अमुन के भी अलग अलग नियंत्रण थे। इसे धीरे धीरे चलने, तेज चलने, औसत गति से आगे बढ़ने, एक चक्र में घूमने और हवा में उल्टा घूमने के लिए नियंत्रित किया जा सकता था। जेरास ने ये सब नताशा से सीखा। बेशक उसने ये भी सोचा कि युद्ध में हमबन द्वारा अमुन का उपयोग क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें आसानी से वास्तविक अंतरिक्ष यान के रूप में नियंत्रित किया जा सकता था, और नताशा ने उसे इसका उत्तर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अनम की उत्पत्ति इतनी महान थी कि वे युद्ध और लड़ाई से जुड़ी किसी भी चीज से परे थे। अमुन हवा में उड़ रहा था, जबकि जेरास शांति का आनंद लेने के लिए उस पल का उपयोग करते हुए चुप रहा। तो तुम इतने समय से क्या कर रहे थे? शमन की मदद कर रहे थे? जेरास ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, तुम जानते हो कि शमन हमेशा ध्यान में रहता है और उससे मिलना बहुत मुश्किल है। नताशा ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया। तो तुम उससे बिल्कुल नहीं मिलते? जेरास ने पूछा। उसकी आवाज़ में थोड़ा आश्चर्य और उदासी थी, जिसे नताशा ने नोटिस किया। मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ, हालांकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, नताशा ने जवाब दिया। टॉवर के अंदर और बाहर सभी गार्डों के सामने शमन से मिलने जाना बहुत शर्मनाक रहा होगा, है न? ऐसा लगता है कि सभी से कह रही हूँ, नमस्ते, मैं आकर डैडी से मिलना चाहती हूँ, जेरास ने कहा। उसकी आवाज़ और भी लड़कियों जैसी और नताशा जैसी हो गई, जिससे नताशा जोर से हंस पड़ी। बेशक मैं ऐसा नहीं करती। दरअसल हम्बन टॉवर में एक गुप्त दरवाज़ा है, जिसका इस्तेमाल मैं सभी आंतरिक गार्डों से बचने के लिए करती हूँ। यह एक गुप्त दीवार है जिसके ऊपर एक फूल की छोटी आकृति है। इसका इस्तेमाल करके मैं मंदिर के सबसे गुप्त क्षेत्र में पहुंच सकती हूं और आसानी से शमन से मिल सकती हूं। नताशा ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, लेकिन जेरा की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपने दिमाग में जानकारी दोहराई। एक गुप्त दीवार जिस पर एक फूल का शिलालेख है और यह मंदिर के सबसे गुप्त क्षेत्र की ओर ले जाती है। जेरास ने खुद से कहा। यह जानकारी जल्दी से उसके दिमाग में बैठ गई। वे दोनों पूरे अनुभव के दौरान एक बार फिर चुप रहे, लेकिन चुप्पी सबसे अच्छी चीज थी जिसकी दोनों के बीच के बंधन को मजबूत करने के लिए जरूरत थी। थियो, नताशा ने अचानक पीछे से पुकारा। हाँ, मुझे लगता है कि तुम शमन के बारे में पूछने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो?
नताशा ने अचानक पूछा, जबकि ज़ेरा की धड़कनें लगभग नियंत्रण से बाहर हो गई थीं। शाम के 4:15। हाँ, ज़ेरास ने संक्षेप में उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर एक अच्छा प्रभाव बनाने की ज़रूरत है, ज़ेरास ने जवाब दिया और नताशा की आंखों में देखने के लिए पीछे मुड़ा, जबकि उसने उसका बायां हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। नताशा के नीले चेहरे पर गुलाबी रंग की एक छाया दिखाई दी, क्योंकि उसने जो कुछ कहा उसे सुनकर उसका सिर घूम गया। क्या वह आखिरकार उसके पिता से उससे शादी करने की अनुमति मांगने की कोशिश करेगा? दोनों हमबन एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक पल बिता रहे थे। काली आंखें एक ब्लैक होल की तरह थीं और हरी आंखें प्रकृति के सभी आशीर्वादों को समेटे हुए थीं। नताशा के नियंत्रण से बाहर अचानक एक विचार आया, जब वह अचानक थियो के करीब झुक गया। ज़ेरा का दिल लगभग उसकी पसलियों से बाहर निकल आया, क्योंकि उसने अपने आप ही सोचा, सिस्टम, मैं क्या करूं? होस्ट को एक आदमी की तरह व्यवहार करना चाहिए, जो वह नहीं है, और इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। ज़ेरास ने देखा कि नताशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वह अपनी नाक पर उसकी गर्म सांस महसूस कर सकता था, लेकिन अचानक अमुन हिल गया क्योंकि संतुलन तुरंत बिगड़ गया, जिससे नताशा ने सदमे में अपनी आंखें खोली क्योंकि उसे लगा कि वह अचानक पीछे की ओर खिसक रही है। आहे! नताशा के होंठों से एक आह निकली, लेकिन इससे पहले कि वह दूर गिरती, ज़ेरा ने तुरंत उसके हाथ को पकड़ लिया और उसने उसे जल्दी से अपनी छाती में खींच लिया। वे दोनों जमीन के नीचे देखते हैं जहां नताशा गिर जाती, जबकि ज़ेरास अपने पसीने पोंछ रहा था। वह करीब था। स्क्रीईसीसीएचएच, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हमें इस तरह का और समय एक साथ बिताने को मिलेगा, ज़ेरास ने एक खूबसूरत मुस्कान के साथ कहा। अब तक की सबसे खूबसूरत मुस्कान। ये खुशी मेरी है। अलविदा नताशा, ज़ेरास ने कहा और धीरे धीरे पीछे मुड़ा और पीछे की ओर चल पड़ा जहां से वह आ रहा था। तुम कल रात यहाँ आओगे, है न? नताशा ने अचानक उससे पूछा। ज़ेरास ने पीछे मुड़कर देखा और दूर जाने से पहले मुस्कुराया। नताशा ने पीछे हत्ते थियो की पीठ की ओर देखा, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि उसका दिल एक रात में ही नियंत्रण से बाहर हो गया था, जितना उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह महसूस कर सकती थी कि थियो आखिरकार बदल गया है और उसने आखिरकार उन भावनाओं को पकड़ लिया है जिन्हें स्वीकार करने में वह शायद बहुत शर्मिला था। इससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अब उसकी पीठ को देखते हुए वह अपने दिल में दर्द महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई, जैसे कि यह आखिरी बार था जब वह उसे देख रही थी। क्या अजीब एहसास है, नताशा ने खुद से कहा और थियो को देखा जो जल्द ही उसकी नज़रों से ओझल हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ज़ेरस धीरे धीरे दूर चला गया। आसमान में चांद उसकी आकृति को रोशन कर रहा था और उसके पैरों के नीचे एक लंबी अकेली छाया डाल रहा था। उसके हाथों को देखते हुए अमुन के छोटे पंख देखे जा सकते थे, क्योंकि ज़ेरस ने उसे अपने हाथों से झाड़ दिया था। यह अमुन पंख था जिसे उसने जबरदस्ती पक्षी से बाहर निकाला था, जिससे वह नताशा के चुंबन से बच गया था। मुझे माफ़ करें नताशा, और मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैं थियो नहीं हूँ और अगर मैं उसका रूप भी ले लूँ तो भी हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। अगर मैं तुम्हारे लिए थियो की स्थिति में काम करता तो ये गलत होता और थियो के लिए भी बहुत अनुचित होता, ज़ेरस ने खुद से कहा। उसने थियो का रूप धारण किया और ऐसा करने पर उसे बिल्कुल भी अपराधबोध नहीं हुआ, लेकिन थियो की आड़ में अभिनय करते हुए नताशा के साथ यौन संबंध बनाना कुछ ऐसा था जो वह नहीं कर सकता था और इसलिए उसने जितना हो सका उससे बचने की कोशिश की। थियो मर चुका है। मैं यह का ज़ेरास सेलेस्ट्रिया हूँ, जो अमेज़न की राजकुमारी को बचाने के मिशन के लिए यहाँ आया हूँ। ज़ेरास ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। उसकी आंखें अपनी सामान्य स्थिति में लौट आईं क्योंकि सभी प्यारी भावनाएं तुरंत ही टूट गईं और वह नताशा के साथ अपने सभी संबंधों को भूल गया। केवल वह महत्वपूर्ण जानकारी याद आ रही थी जो उसने उसे दी थी। जब मैं उस गुप्त मार्ग की जानकारी प्राप्त कर रहा हूं जो संभवतः राजकुमारी डायना को रखे जाने की जगह तक जाता है, तो मेरी योजना का अगला चरण टॉवर पर एक गार्ड बनना है, ज़ेरास ने अपनी सांसों में कहा क्योंकि वह सावधानीपूर्वक अपने दिमाग में योजनाओं को संरेखित कर रहा था। ज़ेरो से मिलने का समय आ गया है।